जैसे कि तुम लोगों को रेइनकार्नेशन वाली एनिमे बहुत पसंद है और साथ ही साथ ये एनिमे भी अभी नया ही आया है और इसकी स्टोरी भी काफी दमदार है। होप करता हूँ तुम लोगों को ये कहानी काफी पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम वैन को देखते हैं जो पहले एक बहुत ही बोर ऑफिस वर्कर था। वो ज्यादातर समय अपने ऑफिस में ही रहता था और घर सिर्फ सोने जाता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो अचानक 2 साल के बच्चे के रूप में जागता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। वो देखता है कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं और ये बात उसे और भी ज्यादा अजीब लगती है। वो कमरे में इधर उधर दौड़ने लगता है ताकि समझ सके कि वो किस जगह पर है। फिर वो सीधे खिड़की के पास जाता है। बाहर उसे पुराने जमाने का एक बड़ा कासल और उसके आसपास फैला हुआ शहर दिखता है। वो नजारा देखकर पूरी तरह उसमें खो जाता है। तभी उसकी मेड टिल भागती हुई आती है क्योंकि उसे लगता है कि वैन खिड़की से नीचे कूद सकता है। टिल उसे नीचे उतार देती है क्योंकि वहां खड़ा होना खतरनाक था। वैन बस उस नजारे को देख रहा था और उसी में डूब गया था। टिल को ये बात अजीब लगती है कि वैन इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी से बात कर रहा है। उसी समय वैन को याद आने लगता है कि उसने पहले भी इस जगह पर जिंदगी जी है। वो मनी मन सब कुछ दोबारा याद करता है। उसे अपना नाम वैन याद आता है और ये भी याद आता है कि उसके पिता मार्केस है। उसे अपने 3 बड़े भाइयों के नाम भी याद आ जाते हैं। ये सब देखकर टिल को बहुत हैरानी होती है। कुछ ही देर में नाश्ते का समय हो जाता है। 3 मेड वैन के पास आ जाती हैं और उसे खाना खिलाने लगती हैं क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। वैन को ये सारा ध्यान अच्छा लगता है क्योंकि शरीर भले ही 2 साल का है लेकिन अंदर से वो एक बड़ा आदमी है। तभी उसके पिता जलपा आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि वो आज क्या पढ़ने वाले हैं। तीनों भाई अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिसके बाद जलपा वैन की तरफ ध्यान देता है और उससे पूछता है कि वो क्या करेगा। वैन गंभीर होकर सोचता है और तय करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो शुरुआत से ही अपने देश की कल्चर और हिस्ट्री सीखेगा। उसके भाई ये सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन जलपा हंसता है और कहता है कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कम आंका था। उसे लगता है कि वैन भी उसी तरह का फायर मैजिक में अच्छा होगा क्योंकि उसकी माँ भी उसी में अच्छी थी। उसे वैन से बहुत उम्मीद होने लगती है। वैन को पहले से ही पता होता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की मैजिक होती है लेकिन नोबल लोग सिर्फ 4 बेसिक एलिमेंट्स को पसंद करते हैं जिनमें फायर, वाटर, विंड और अर्थ आते हैं क्योंकि इनके अटैक पावर ज्यादा होती है। बाकी तरह की मैजिक को बेकार माना जाता है। वैन के तीनों भाइयों के पास इन्हीं 4 एलिमेंट्स में से कोई एक होता है। बाद में उसी दिन वैन टिल से अपने देश के बारे में सीखता है। उसे ये जानकर खुशी होती है कि इस दुनिया में कितनी तरह की इंटेलिजेंस स्पीसीज है। टिल उसे एल्व्स, डार्विस और बाकी स्पीशीज के बारे में बताती है। बाकी मेड टिल को रोकती है और कहती है कि एक बच्चा ये सब नहीं समझ पाएगा। विन इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल्स और मैजिक रॉक्स होते हैं जिनमें मैजिक स्टोर की जा सकती है और उनसे मैजिक टूल बनाए जाते हैं। वैन अभी बस बेसिक बातें ही सीख रहा होता है। तभी पुराना बटलर एस्पराडा आता है और उसके सामने बहुत सारी किताबें रख देता है। वो देखना चाहता था कि वैन को पहले से कितना ज्ञान है ताकि पढ़ाई सही तरीके से शुरू की जा सके। वैन उसके सख्त चेहरे और बड़ी मूछें देखकर थोड़ा डर जाता है। वो बताता है कि वो ठीक से पढ़ नहीं सकता लेकिन उसे थोड़ा बहुत मैथ आता है। बटलर सबसे आसान सवाल से शुरू करता है और वैन से 3 और 5 जोड़ने को कहता है। वैन बिना उंगलियों पर गिने सही जवाब दे देता है। बटलर इससे बहुत खुश होता है और तय करता है कि वो वैन को खुद पढ़ाएगा। वैन को भी तभी समझ आ जाता है कि अब मुश्किल समय आने वाला है। सच में ऐसा ही होता है क्योंकि एस्पराडा उसे सुबह से रात तक पढ़ाता रहता है लेकिन इसी वजह से वैन कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। इसके बाद वो और मेहनत से पढ़ाई करता है। जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसकी पहली ट्रेनिंग पार्टनर टेल होती है। टेल इतनी तेजी से बचती है कि वैन की लकड़ी की तलवार एक ही बार में उसे छू नहीं पाती। वैन थक कर घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वो उसे एक ही बार में नहीं मार पाता। टिल उसे छेड़ती है कि उसने उसे हरा दिया। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है। तभी बाकी मेड टिल को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक नोबल का मजाक उड़ा रही है। वो वैन से कहती है कि टिल को सजा दी जाए। वैन कहता है कि सब ठीक है लेकिन मेड जिद करने लगती है। फिर आखिर में वैन बस टिल के माथे पर हल्की सी चोट मारता है और कहता है कि अब इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन सिर्फ 100 ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट को भी हरा देता है क्योंकि वो सब बच्चे होते हैं और उनके अटैक पैटर्न बहुत सिंपल होते हैं। वैन का दिमाग एक बड़े आदमी जैसा होता है, इसी वजह से वो उनसे आगे निकल जाता है। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि वैन लड़ाई में भी जीनियस है। उन्हें देखकर और भी हैरानी होती है कि वैन उनसे अच्छे से पेश आता है जबकि वो बस उससे नीचे सोशल लेवल से आते हैं। इसके बाद वैन थोड़ा आराम करता है। तभी नेट्स का डिप्टी कमांडर डी वहां आता है और वैन के हाथ देखने लगता है। उसे लगता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है
और उनमें मेहनत के निशान नहीं है। उसे समझ में आता है कि बिना ज्यादा प्रैक्टिस के वैन इतना अच्छा कैसे बन गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि रोज ट्रेनिंग नहीं कर पाता। तब डी कैजुअली ये बात बता देता है कि मार्कस ने एस्पराडा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई 3 गुना ज्यादा हार्ड रखी जाए। ये सुनकर वैन को बहुत झटका लगता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पढ़ाई कितनी लंबी और थकाने वाली क्यों थी। डी पूछता है कि क्या वैन स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है। वो कहता है कि अगर वैन चाहे तो मार्किस से कहेगा कि उसकी पढ़ाई थोड़ी कम कर दी जाए ताकि वो अपने देश का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन सके। वैन सोचता है और तय करता है कि वो पढ़ाई और स्वॉर्ड स्किल दोनों पर ध्यान देना चाहता है। डी ये सुनकर फैसला करता है कि वो खुद वैन को ट्रेन करेगा ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। डी वैन को भरोसा देता है कि वो उस पर ज्यादा जोर न डाले क्योंकि वो अभी बच्चा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। डी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है, फिर भी वैन को अपनी नई जिंदगी पसंद आने लगती है। एक और साल बीत जाता है। अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में जीनियस के नाम से जाना जाता है, लेकिन किताबों और तलवारों के बीच उसकी जिंदगी बहुत थका देने वाली हो जाती है। एक दिन वो टिल से कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। टिल उसे 2 नाइट के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की दुकानों को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने पीछे एक बड़ी बिल्डिंग को देख और टिल उसे बताती है कि ये मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में है। वैन समझ जाता है कि इस दुनिया का वॉलमार्ट जैसा है। तभी वैन देखता है कि एक आदमी एक गंदे और बुरी हालत वाले लड़के को घसीट रहा है। वो आदमी वैन को दूर देखने को कहता है। वैन के नाइट्स उस आदमी से नाराज हो जाते हैं। वैन उन्हें रोक देता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस लड़के को क्यों घसीट रहा है। आदमी घमंड से बताता है कि वो अपने बेटे को स्लेवरी में बेचने जा रहा है। ये बात वैन को बहुत शॉक कर देती है। टिल उसे बताती है कि इस दुनिया में गरीब लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को स्लेवरी में बेच देते हैं। वैन को ये बात बहुत बुरा लगता है। तभी वहां एक सांवली औरत आती है। वो मर्किस के सबसे छोटे बेटे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। टिल गर्व से फैमिली क्रेस्ट दिखाती है और वो औरत अपना नाम रोजी बताती है और कहती है कि वो मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। वैन तुरंत उससे नीले बालों वाले लड़के की मत पूछता है। रोजी एक नजर देखकर उसके पिता से पूछती है कि क्या उस लड़के के पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। पिता बताता है कि उसके पास चोरी करने वाली मैजिक है। रोजी कहती है कि ऐसे लड़के की कीमत सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन है। ये सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। रोजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी लड़के को किसी और शॉप में ले जाने का फैसला करता है। तभी वैन 5 बड़े सिल्वर कॉइन देने की बात करता है। मजबूरी में वो आदमी ये डील मान लेता है। वैन उस लड़के को आजाद करता है और उसे उठाने में मदद करता है। उसे उसका नाम पता चलता है। लड़का खुद को काम बताता है। वैन उसे बताता है कि अब वो जहाँ चाहे जा सकता है। टिल को ये अजीब लगता है कि वैन ने लड़की को खरीद कर ऐसे ही छोड़ दिया। वैन समझाता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। बाद में पता चलता है कि काम के पास जाने की कोई जगह नहीं है। वैन उसे मेंशन ले जाने का फैसला करता है। नाइट्स बताते हैं कि बिना पहचान वाले लड़के को मेंशन ले जाने के लिए उसे स्लेव के रूप में लेना पड़ेगा। वैन को ये बात अंदर से बहुत बुरी लगती है, लेकिन काम को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वैन मजबूरी में मान जाता है। रोजी बीच में रोकती है और कहती है कि पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। वो दोनों लड़कों से हाथ पकड़ने को कहती है। वो एक स्पेल यूज करती है जिससे काम के हाथ के पीछे एक निशान बन जाता है। ये निशान दिखाता है कि काम अब वैन की सेवा करेगा। इसके बाद वैन काम को मेंशन ले जाता है। कुछ समय में काम एक अच्छा और लॉयल सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन को बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी देता था कि वो झूठ बोल दे कि वो यहाँ नहीं है। काम कुकी ले लेता है और बताता है कि डी को पहले से पता है कि वैन यही है। वैन उसे कोई कहानी बनाने को कह देता है। तभी वो देखता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिए थे। काम बताता है कि वो अपने हाथ का निशान सबको दिखाना चाहता है क्योंकि ये प्रूफ है कि वो वैन की सेवा करता है। लेकिन जब वैन बताता है कि वो सच में चाहता था कि काम ग्लव्स पहने तो काम तुरंत अपना मन बदल लेता है। तभी डी दरवाजे पर दस्तक देता है। काम बाहर जाकर उसे बताता है कि वैन यहाँ नहीं है। डी कहता है कि एक सर्वेंट ने वैन को अंदर जाते देखा था। काम बोल देता है कि वो आदमी दिन दहाड़े अजीब चीजें खा रहा होगा। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह के पास कुकी के टुकड़े होते हैं। काम फटाफट मुंह साफ कर लेता है और कह देता है कि शायद डी भी वही चीज खा रहा है और उसे भ्रम हो रहा है। डी को ये देखकर हैरानी होती है कि एक स्लेव बॉय अपने मास्टर को बचाने के लिए उससे इस तरह बात कर रहा है। डी इससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो तय करता है कि अब वैन की जगह काम को ट्रेनिंग देगा। 2 साल बीत जाते हैं। अब वैन 8 साल का हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अब उसका अप्राइजल सेरेमनी होने वाला है। सब लोगों को उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। सब चाहते हैं कि वैन आगे चलकर उनका लॉर्ड बने क्योंकि वो जीनियस भी है और सबके साथ अच्छे से पेश भी आता है। उसके पिता को पूरा भरोसा होता है कि वैन भी फायर एलिमेंट मैजिक यूज करेगा, लेकिन अप्राइजल के समय सब कुछ बदल जाता है। पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक का टैलेंट है। ये सुनते ही उसके पिता के चेहरे पर नाराजगी और डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। वो कहता है कि प्रोडक्शन मैजिक नॉवेल्स में सबसे बेकार मानी जाती है। इससे लोग तलवार और दूसरी चीजें बना सकते हैं, लेकिन ये काम बिना मैजिक के भी हो सकता है। किसी को भी ऐसे नोवेल की जरूरत नहीं होती जो बस एक फैंसी ब्लैकस्मिथ जैसा हो। उसके पिता कहता है कि वो और उसके वाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मेज थे और ये मानने को तैयार नहीं होता
कि उनका बेटा सबसे कमजोर मैजिक वाला निकलेगा। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सोचता है कि उससे बड़ी गलती पहले ही हो गई थी और अब वो उसे ठीक करेगा। वह डर के मारे जम जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तभी उसका सबसे बड़ा भाई मेरकिया आगे आ जाता है और वैन के सामने खड़ा हो जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके इलाके में एक दूर का गांव है जो अभी डेवलप नहीं हुए और वैन को वहां भेज दिया जाए। उसका पिता उससे पूरी बात समझाने को कहता है। मेरकिया बताता है कि उसे बिना नाव वाले गांव में सिर्फ 100 लोग रहते हैं और वहाँ कुछ भी खास नहीं है। उत्तर की तरफ पहाड़ों में खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं, बगल में दूसरे नोबल का इलाका है, उसके आगे राइवल किंगडम येलिनीटा है, वहाँ सिर्फ कभी कभी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। उसका पिता इस प्लान से सहमत हो जाता है कि वो इलाका हाल ही में मिला है और वहाँ के लोग अभी उनके परिवार के लॉयल भी नहीं है। ऐसे में किसी फैमिली मेंबर को वहाँ भेजना सही फैसला होगा। वो मेरिका की तारीफ करता है कि उसने फैमिली की बदनामी का इस्तेमाल ढूंढ लिया। फिर वो वैन को जल्दी से जल्दी गाँव जाने का आदेश देता है। सब लोग वहाँ चले जाते हैं। मेरिकिया वैन से माफी मांगता है कि उसे इतनी मुश्किल जगह भेजने का सुझाव देना पड़ा। वो बताता है कि वो बस वैन की जान बचाना चाहता है। वैन उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। मेरिकिया वादा करता है कि वो गांव में वैन की जिंदगी आसान बनाने में पूरी मदद करेगा। थोड़ी देर में वैन अपना सामान पैक करने लगता है। टिल मार्किस बहुत गुस्सा होती है कि वो वैन को इतनी दूर भेज रहा है, लेकिन वैन बताता है कि वो खुद इसके लिए एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा। जब सामान गाड़ियों में रखा जाता है, वैन सोचता है कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी। मेरिका को मजबूरी में एडवेंचर्स को हायर करना पड़ा ताकि उसकी प्रोडक्शन हो सके। शुरू में उसे सिर्फ काम को साथ ले जाने की इजाजत थी, लेकिन भाई की वजह से अब टिल भी उसके साथ जा रही होती है। तभी डी वहां जाता है। वो बताता है कि वो भी साथ जाएगा ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन डी कहता है कि उसे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि नाइट साथ नहीं जा सकते। वो अपने साथ 2 और नाइट्स भी ले लेता है। इतना ही नहीं, एस्पराडा भी वहां जाता है और बताता है कि उसने इस मिशन से जल्दी रिटायरमेंट ले ली है और अब वो वैन के साथ जाएगा ताकि उसकी पढ़ाई जारी रख सके। जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है, वैन को थोड़ा बुरा लगता है कि वो अभी फैमिली क्रेस्ट भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पिता उसे चुपचाप भेजना चाहते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि पूरा शहर उसे विदा करने के लिए जमा है। नाइट्स बड़े बड़े बैनर्स पकड़ लेते हैं जिन पर लिखा होता है कि वैन जा रहा है। ये देखकर वैन घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। नाइट्स बताते हैं कि वो बस डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और बैनर्स तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक डी खुद ना कहे। लेकिन डी उस समय सो रहा होता है। इस तरह पूरा शहर वैन को अलविदा कहता है। वैन अपने मन में तय करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। थोड़ी देर बाद वैन अपने हाथ में एक पतली सी टहनी लेता है। वो अपनी प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस टहनी को तलवार में बदल देता है। लकड़ी का मेटल में बदलना आम बात नहीं होती और इसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है। काम और टिल ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वैन बस इतना सोचता है कि वो देखना चाहता है कि जिस मैजिक को बेकार कहा जाता है उसका कोई सही यूज हो सकता है या नहीं। तभी टिल बताती है कि वो लोग अब गांव के पास पहुंच चुके हैं। वैन गांव देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो काम से कहता है कि अगर उसे गांव की जिंदगी पसंद ना है तो वो वापस मैशन जा सकता है। वैन ये भी सोच चुका होता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है और काम को मेरिका के पास भेज सकता है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन काम तुरंत मना कर देता है। वो साफ बता देता है कि वो पहले ही वैन की सेवा करने का फैसला कर चुका है और आखिर तक उसी के साथ रहेगा। ये सुनकर वैन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल किसी प्रपोजल जैसा लगता है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला था। अचानक कैरिज जोर से हिलती है और रुक जाती है। वैन खिड़की खोलकर बाहर देखता है। एक नाइट बताता है कि आगे परेशानी है क्योंकि गांव पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है। वैन तुरंत सबको इकट्ठा करता है। डी बताता है कि बैंडिट्स लड़ाई के आदी है और गांव वाले उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी संख्या करीब 50 है। मोटी लकड़ी की दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन वो तीर चलाकर गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डी कहता है कि अगर सब मिलकर लड़े तो बैंडिट्स को भगाया जा सकता है, लेकिन एडवेंचर्स का लीडर और तो मना कर देता है। वो साफ करता है कि उसका काम सिर्फ वैन को गांव तक सुरक्षित पहुंचाना है। वो अपने लोगों को ऐसी लड़ाई में नहीं झोंकेगा जहां उनका नुकसान तय हो। डी समझाता है कि गांव वाले वैन के पहले लोग होंगे जिन पर वो राज करेगा और उनकी रक्षा करना जरूरी है। और तो कहता है कि ये सोच एक नाइट की हो सकती है, लेकिन वो और उसके लोग एडवेंचर्स और उन पर नाइट की सोच लागू नहीं होती। डी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डी फिर तय करता है कि वो खुद नाइट के साथ बैंडिट से लड़ेगा। वो औरतों से कहता है कि अगर हालात बिगड़ जाए तो वैन को लेकर वापस शहर भाग जाना। वो जानता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तभी एस्पराडा इस प्लेन का विरोध करता है। वो बताता है कि वो सिर्फ एक सर्वेंट नहीं बल्कि एक एलिमेंटल मेज भी है। सब लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते। एस्पराडा कहता है कि वो एक दीवार बनाएगा, उसके पीछे से एडवेंचर्स दूर से हमला करेंगे। उसी समय डियो नाइट्स साइड से हमला करेंगे। एस्पराडा को भरोसा होता है कि चारों तरफ से हमला होने पर बैंडिट्स भाग जाएंगे। वैन उससे पूछता है कि क्या वो खुद वहीं रुक कर लड़ेगा। एस्पराडा बताता है कि उसे लगातार हमला करना होगा ताकि
बैंडिट्स का ध्यान उसी पर रहे। वेन को ये बहुत खतरनाक लगता है। उसे डर होता है कि एस्पराडा मर सकता है। एस्पराडा कहता है कि वो ऐसा नहीं मरना चाहता पूरी ताकत के साथ। वेन कहता है कि एस्पराडा इतने सालों से इसके परिवार की सेवा करता है और वो ऐसी जगह नहीं मर सकता। वो नाइट्स को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। वेन समझाता है कि अगर एस्पराडा और डी दोनों मर गए तो वो गाँव को कभी डेवलप नहीं कर पाएगा और उसका पिता उसे मार देगा। इसलिए वैन एक अलग प्लान सोचता है। वो सबको बताता है कि वो खुद डीको बनेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। टिल तुरंत मना कर देती है। वो खुद डीको बनने को तैयार हो जाती है। काम भी उसकी जगह लेने को तैयार हो जाता है। वन बताता है कि वो अपने किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो खुद डीको बनेगा। उसका प्लान होता है कि वो कैरेज लेकर सीधा बैंडिट की तरफ जाएगा ताकि बाकी लोग इस साइड से हमला कर सके। डी को ये प्लान बहुत रिस्की लगता है, लेकिन वैन उसे याद दिलाता है कि उसने उसी में ट्रेनिंग ली है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वैन ये भी सोचता है कि अगर उसकी मौत हो जाए तो अपने लोगों के लिए मरना एक नोबल के लिए सबसे बड़ी बात होगी। वैन अपनी तलवार निकालता है और डी से कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसकी लाश वहीं छोड़ दी जाए ताकि उसके परिवार का नाम खराब ना हो। ये सब सुनकर औरतों का मन बदल जाता है। उसे याद आता है कि वो पहले एक नोबल के बेटे की रखवाली नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि सब नोबल घमंडी होते हैं। लेकिन जब वैन ने उससे अच्छे से बात की थी, उसकी तारीफ की थी, तब उसका नजरिया थोड़ा बदल गया। अब जब वो देखता है कि वैन अपने लोगों के लिए जान दांव पर लगाने को तैयार है, तो वो पीछे हटना नहीं चाहता और तो तय करता है कि वो इसी लड़ाई में शामिल होगा। वैन उसे याद दिलाता है कि उसकी जॉब का हिस्सा नहीं है, लेकिन और तो सोचता है कि अगर वो एक बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरने दे तो वो खुद कभी कूल और बैडेस नहीं बन पाएगा। उसके दोस्त उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। फिर डी आगे आता है कि जब तक वो जिंदा है वो अपने लॉर्ड की जान जोखिम में नहीं डालेगा। एस्पराडा भी मान जाता है और कहता है कि अगर वैन को लगता है कि खुद को खतरे में डालना सही तरीका है तो उसे फिर से शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वो तुरंत एक नया प्लान बनाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर देता है और नाइट्स और एडवेंचर्स को कहता है कि बैंडिट्स को दोनों तरफ से घेर लिया जाए। और तो अपने भारी शरीर वाले दोस्तों के साथ एक तरफ दौड़ता है। डी और उसके लोग दूसरी तरफ भागने लगते हैं। उसी समय बाकी एडवेंचर्स दीवार के पीछे से तीर चलाने लगते हैं। कुछ बैंडिट्स वहीं गिर जाते हैं और बाकी का ध्यान बढ़ जाता है। बैंडिट्स का लीडर चिल्लाकर कहता है कि पहले दीवार के पीछे वालों को मारो। तभी डी अचानक अंदर घुस आता है और एक साथ कई बैंडिट्स को उड़ा देता है। और तो बाकी एडवेंचर्स और नाइट भी पूरी ताकत से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब डी के अंदर से एक डराने वाली फीलिंग निकलती है। इसे देखकर बैंडिट्स डर जाते हैं और भागने लगते हैं। बैंडिट्स का लीडर समझ जाता है कि इस तरह वो जीत नहीं सकते। वो दीवार की तरफ तोड़ते हैं ताकि पीछे वालों को मार सके और तो अपने लोगों को सावधान करता है, लेकिन देर हो जाती है। एक बहुत बड़ा बैंडिट्स अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाकर हरे बालों वाले पर हमला करने लगता है। तभी वैन समय पर आगे आ जाता है। वो लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, फिर वो उसके पैरों के बीच से निकलता है और पीछे से उसकी घुटनों पर वार करता है। लीडर जमीन पे गिर जाता है। काम भी लड़ाई में कूद जाता है। वो लीडर की कुल्हाड़ी पर पैर रखकर ऊपर उछलता है और आखिरी जोरदार वार करता है। उसके बाद बाकी बचे बैंडिट्स को पकड़ लिया जाता है। वैन की तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं होता और तो खुश होता है कि इससे बेहतर नतीजा ही नहीं हो सकता था। वो कहता है कि पेमेंट मिलते ही उनका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसे वैन में इंटरेस्ट होने लगता है। उसे वैन में बहुत पोटेंशियल दिखता है। वो अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो इस बिना नाम वाले गांव में रुक कर देखना चाहता है कि वैन क्या कर सकता है। टीम के आधे लोग मना कर देते हैं क्योंकि गांव में ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन उसका कोर ग्रुप रुक जाता है क्योंकि वैन को लड़ते देखा था। उन्हें लगता है कि वैन कोई आम बच्चा नहीं है। वो मानते हैं आगे चलकर वैन बड़ा काम करेगा और तब उनकी लॉयल्टी काम आएगी। उधर टिल वैन को हिलाकर डांटती है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। वो कहती है कि अगली बार खतरे में वही जाएगी। तभी डी और बाकी लोग आते हैं और बताते हैं कि गांव वाले गेट पर जमा हो गए हैं। वैन हिम्मत और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखता है, लेकिन जैसे ही वो गांव को देखते हैं उसकी उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। गांव कमजोर और उजड़ा हुआ लगता है। विलेज चीफ वैन का स्वागत करता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वैन सबसे पहले पूछता है कि क्या पहले भी गांव का हमला हुआ है। चीफ बताता है कि इस साल कई बार हो चुका है। वैन वजह पूछता है। चीफ समझाता है कि पहले गांव किसी और टेरिटरी में था और वहां नाइट्स नियमित आते थे। जब से इलाका फेडियो फैमिली से आया है तब से कोई देखने नहीं आया। वेन इसके लिए माफी महसूस करता है। वो समझाते हैं कि उसके पिता अभी छोटे गांव की वैल्यू नहीं समझते। ये सुनकर गांव वाले नाराज हो जाते हैं। चीफ पूछता है कि क्या नोबल्स को लगता है कि छोटे गांव बचाने लायक नहीं होते क्योंकि वहां से कम टैक्स मिलता है। वेन बताता है कि किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। इससे गांव वाले और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई नोबल उनकी हालात कभी नहीं समझ पाएंगे। वेन समझाता है कि वो गाँव के फ्यूचर्स की बात कर रहा है और गुस्सा किसी काम का नहीं है। वेन कहता है कि गाँव की हालत के लिए नोबल जिम्मेदार है, लेकिन असली वजह किंगडम के पुराने कानून है। उन कानून को दोष
देने से कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें कुछ और करना होगा। पहला तरीका ये है कि गांव कुछ इतना कीमती बनाया जाए कि किंगडम उसे नजरअंदाज ना कर सके। दूसरा तरीका ये है कि इतना पैसा कमाया जाए कि मशीनरी रखी जा सके। तीसरा तरीका ये है कि गांव को धीरे धीरे बेहतर बनाया जाए। एक गांव की औरत बताती है कि उन्होंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, कि अब हालात बदल गए हैं क्योंकि अब उनका नया लॉर्ड है। वो गांव की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन जब एस्पेराडा और डी आगे आते हैं और खुद को पुराने हेड बटलर और नाइट के वाइस कमांडर के रूप में बताते हैं, तो गांव वालों का भरोसा बढ़ जाता है। चीफ पूछता है कि क्या वैन के पास स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल मैजिक है। वैन साफ बता देता है कि उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्शन मैजिक है और उससे लड़ाई की ताकत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गांव वाले ओपनली नाराज हो जाते हैं और वैन का ईगो थोड़ा ठेस पहुंचता है। तभी एक गांव वाला उससे पूछता है कि टैक्स के बारे में क्या किया जाए, क्योंकि अभी उन्हें अपनी आमदनी का 30% देना बहुत मुश्किल हो रहा है। वे तुरंत फैसला करते हैं कि जब तक गांव ठीक से स्थापित नहीं हो सकता, टैक्स सिर्फ 10% लिया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वेन कहता है कि गांव की सुरक्षा पर भी काम करना होगा। वो एस्पराडा से पूछता है कि जो अर्थ वॉल बनता है, क्या वो लंबे समय तक टिकेगा। बटलर बताता है कि ये केवल थोड़ी देर के लिए टिकती है, फिर माना खत्म होने के बाद ये सिर्फ मिट्टी का ढेर बन जाती है। वैन तय करता है कि बाद में मौजूद दीवार बनेगा, लेकिन फिलहाल एस्पराडा से मैजिक से दीवार बनाने को कहता है। बूढ़ा बटलर तुरंत गांव के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बना देता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें पीटफॉल और ट्रैप्स बनानी होगी ताकि कोई भी बैंडिट्स धीरे धीरे आगे बढ़े। डी उसे ये काम सौंपने को तैयार हो जाता है। फिर वैन गांव वालों की ओर मुड़ता है और कहता है कि अगर सभी मिलकर गांव फिर से बनाएंगे तो इसे सफल बनाना अब कोई सपना नहीं होगा। फिर वैन जंगल में आ जाता है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन मैजिक पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। वो एक छोटी लकड़ी की तलवार लेता है और अपनी मैजिक से उसे हर इंच को महसूस करता है। फिर वो लकड़ी को बहुत पतले धागों में बांट देता है और उन्हें मजबूत पैटर्न बनाकर एक सॉलिड प्राइड क्यूब बनाता है। टिल और काम पूछते हैं कि ये क्या है। वैन बताता है कि ये नैनो मटेरियल क्यूब है जो बहुत मजबूत है। वो कई क्यूब्स बनाता है। थोड़ी देर बाद औरत और उसके दोस्त वहां से गुजरते हैं। उन्हें ये क्यूब आरजीबी क्यूब देखकर क्यूरियोसिटी होती है। औरत पूछता है कि क्या वो इसे काट कर देख सकता है। वो एक क्यूब को हवा में उछालता है और पूरी ताकत से काट, लेकिन क्यूब पास के पेड़ से टकराता है और एक भी खरोच नहीं आती। और तो डिसबिलीफ में है क्योंकि उसकी ताकत पत्थर को काट सकती है, लेकिन नैनो मटेरियल क्यूब अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद वैन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो सूरज डूबने तक हथियार और चीजें बनाता रहता है। टिल पूछती है कि क्या वो थक नहीं रहा, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक ज्यादा माना खाती है, लेकिन वैन बिल्कुल ठीक महसूस करता है। वो सोचता है कि उसके पास जितनी माना है और बिना सोचे समझे फिर से लकड़ी से कटाना बना देता है। काम की आंखें चमक उठती हैं जब वो नई तलवार देखता है। वैन उसे वो तलवार देता है। फिर टिल भी उसे देखकर विनती भरी नजरों से देखती है। वैन उसे एक एक्स देता है, लेकिन टिल खुश नहीं होती क्योंकि उसका स्कल वाला डिजाइन उसकी क्यूट वाइफ के साथ मेल नहीं खाता। रात को जब टिल और काम सो जाते हैं, वैन कैंप फायर के सामने बैठा रहता है और आराम नहीं कर पाता। ट्रैवल और लड़ाई के बाद वो थक गया होता है और गंदा भी लगता है क्योंकि कई दिनों से नहाया नहीं है। उसे लगता है कि उसके सर्वेंट भी थके हुए हैं और उसे गांव पर काम करने से पहले बेसिक सुविधाएं चाहिए। अगले दिन वैन एक खुली जगह में नैनो क्यूब से एक घर बनाने लगता है। गांव वाले इकट्ठा होकर देख रहे होते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। खुद वैन भी सुनिश्चित नहीं होता कि वो इतना बड़ा घर बना पाएगा या नहीं, लेकिन वो डिटेल और स्टेप्स पर ध्यान देता है। सबसे पहले वो मजबूत पिलर्स खड़ा करता है जो सीलिंग का वेट सह सके। फिर उसके चारों तरफ दीवारें बनाता है और इसके बाद कमरा बनाता है, दरवाजे और खिड़कियां लगाता है और छत जोड़कर पूरा घर कंप्लीट करता है। कुछ समय में उसका घर तैयार हो जाता है। कोई विश्वास नहीं कर पाता कि वैन ने सेकंडों में पूरा मेंशन बना दिया, लेकिन वैन खुश होता है कि अब उसके पास आराम से रहने के लिए घर है। पूरा गांव और वैन के दोस्त मेंशन को देखकर हैरान रहते हैं। टिल कहती है कि वैन की प्रोडक्शन मैजिक एलिमेंट मैजिक की तुलना में किसी इलाके पर शासन करने के लिए ज्यादा इस्तेमालदायक नहीं है। वैन दिखाते हुए कहता है कि ऑफेंसिव मैजिक कभी भी बेहतर है क्योंकि उससे नोबल अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। उसे लगता है कि लोग नोबल के तहत बेहतर महसूस करते हैं जो फायरबॉल से चला सकते हैं बजाय एक ग्लोरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर के। टेलर और काम डिसअपॉइंट होते हैं और कहते हैं कि वो उसके गांव में रहना पसंद करेंगे बजाय उसके पिता के। वैन सोचते हैं कि वो बाइस्ड है, लेकिन एस्पराडा मानता है कि वो सही कह रहे हैं। वो वैन को बताते हैं कि युद्ध के समय लोग स्ट्रॉन्ग अटैक पावर और नोबल के तहत रहना पसंद करते हैं, लेकिन शांत समय में उसकी एबिलिटी गांव के विकास के लिए सबसे बेहतर है। गांव वाले और डी औरतों भी वैन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि उसने इतनी जल्दी घर बना दिया, जैसे उसेन बोल्ट 100 मीटर दौड़ ले। वैन बताता है कि अगर लोग उसे लकड़ी लाएं तो वो उनके लिए भी घर बना सकता है। डी और तो तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं और लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उनका घर सबसे पहले बन सके। गांव वाले भी पीछे नहीं रहते। गांव का चीफ धीरे धीरे वैन से पूछता है कि अगर वो लकड़ी लाएं तो क्या वो उनके लिए भी घर बना देगा। लोग बताते हैं कि उनके घर टूटे हुए हैं और रहने लायक नहीं है। वैन समझ जाता है कि सारे घरों को बनाना बहुत मेहनत वाला काम होगा।
लेकिन वो अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अगर लकड़ी लाएंगे तो वो उनके लिए एक घर बना देगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जल्दी वैन एक पूरे रेसिडेंटल ब्लॉक को एक साथ बना देता है। लोग उसकी स्किल देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माना की बड़ी मात्रा होना अलग बात है, लेकिन वैन सही तरीके से सेटलमेंट का लेआउट भी जानता है। वैन अपने आर्किटेक्चर और डिजाइन की जानकारी दिखाता है। वो बताता है कि उसने ग्रिड लेआउट इस्तेमाल किया है, जिसमें हर यूनिट में 4 घर है और चौड़ी सड़कें उन्हें जोड़ती हैं। अभी उसने सभी घर के सामान बनाए हैं ताकि झगड़ा ना हो। वो उन्हें रेनोवेट करेगा। गांव वाले बहुत आभारी होते हैं और अपनी थोड़ी क्रॉप्स वैन को गिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद वैन अपने मेंशन के पास एक पब्लिक बाथ हाउस बनाता है ताकि वो रोज नहा सके। लेकिन गांव वाले भी उसे देखकर क्यूरियस हो जाते हैं। टिल और हरे वालों वाले मेज प्लूरल वैन को कहते हैं कि वो उनके साथ नहा ले। ये सुनकर वैन चौंक जाता है और याद दिलाता है कि वो अब ग्रो अप आदमी है। लड़कियों को पहले नहाने दिया जाता है। प्लूरल कहती है कि वैन किसी भी नोबल जैसा नहीं है, वो बहुत काइंड और वाइस है। टिल तुरंत अपनी तारीफ करने लगती है। जब लड़कों की बारी आती है तो वैन और काम अंदर आ जाते हैं। वैन देखता है कि काम डी के साथ रेगुलर ट्रेनिंग करके मसल्स बना रहा है। नहाने के बाद वैन अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो आराम कर सकता है। अगली सुबह वो उठता है और देखता है कि नाइट ने गांव के चारों तरफ ट्रेंच खोदी है ताकि राइडर्स से सुरक्षा हो। वैन कहता है कि इसे पानी से भरना चाहिए, पानी पीने, खेती और पब्लिक बात के लिए भी चाहिए। इसलिए वैन का अगला प्रायोरिटी स्टेबल वाटर सोर्स होना चाहिए। वो तुरंत पास के पानी के सोर्स को देखने जाता है। एस्पराडा वहाँ का छोटा कैनल बनाता है। डी और बाकी लोग कैनल को चौड़ा और लंबा करने लगते हैं। वैन पीछे चलकर मैजिक से कनाल की दीवारें और नीचे स्टेबलाइज करता है ताकि कोई लीकेज ना हो। उसे देखकर लगता है कि डी डिगिंग में बहुत मजे ले रहा है। एस्पराडा कहता है कि आदमी अपने अर्ली 40s में भी काफी एक्टिव है, काम और नाइट्स भी मेहनत कर रहे हैं। वैन सोचता है कि कनाल पूरे करने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा, लेकिन वैन डिटरमाइंड है कि गांव वाले के लिए पानी सोर्स करना जरूरी है। पानी मिलने के बाद मर्चेंट्स आएंगे और सभी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। वैन ने वर्कर्स की एथेरिज्म थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर दिया है। दिन के अंत तक वो गांव का आधा रास्ता पूरा कर पाते हैं। वैन कहता है कि बस काम रोक दो। डी पूछता है कि क्या हुआ, वो तो और कर सकता है। वैन बताता है कि हर कोई डी जैसी एनर्जी नहीं रखता, काम और बाकी लोग जैसे डर के मारे कांप रहे हैं। डी समझता है और सबको ब्रेक लेने देता है। अगले दिन कनाल पूरा हो जाता है। सभी इन्वॉल्व लोग नदी पर इकट्ठा होते हैं ताकि उस कनाल को देख सके। वैन एस्पराडा से कहता है कि गेट खोल दे। एस्पराडा एक स्ट्रॉन्ग प्लग तोड़ता है और पानी टनल में बहने लगता है। लोग ताली बजाते हैं, पानी स्टेडी फ्लो में आता है और गांव वाले हैरान हो जाते हैं। जल्दी पानी टेंट्स में भर जाता है, लेकिन वैन सोचता है कि बारिश में फ्लडिंग हो सकती है, इसलिए वो गांव के पीछे लेक खोदने का सोचता है। एस्पराडा कहता है कि ड्राई वेदर में रेसबेरी का काम करेगा। थोड़ी देर में वैन और उसके दोस्त गांव के पीछे लेक बनाते हैं। पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं। लोग अपनी खुशी रोक नहीं पाते। विलेज चीफ वैन का धन्यवाद करता है क्योंकि अब उनके परिवार के लिए पानी लेने कई मील नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वैन गांव की दीवार और मजबूत करता है। वो मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर डालकर उन्हें अपने प्रोडक्शन मैजिक से कंक्रीट में बदल देता है। लोग सोचते हैं कि अब अगर बैंडिट्स हमला करेंगे तो गांव भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है कि डिफेंसेस और भी मजबूत हो। उसने दीवार पर बैलिस्टिक लाई और उनके सामने शील्ड रखी ताकि लोग सेफ रहकर दुश्मनों पर हमला कर सके। वैन कहता है कि बस बेसिक चीजें हैं, लेकिन सबको ये बहुत इंप्रेसिव लगती है। लोग सोचते हैं कि अब कोई भी उनके गांव से हाथ साफ नहीं करेगा। एस्पराडा कहता है कि अब से गांव नहीं बल्कि फोर्ट्रेस का हो। डी कहता है कि अगर जल्पा को पता होता कि वैन इतना कैपेबल है तो उसे कभी दूर नहीं भेजता और उसे अपने सक्सेसर बना देता। एस्पराडा मानता है कि जल्पा हमेशा कॉम्बैट एबिलिटी को ज्यादा वैल्यू देता है, इसलिए वैन की टैलेंट को पूरी तरह समझ नहीं पाया। डी कहता है कि वैन में फाइटिंग पावर बहुत है और वो किसी से भी कम नहीं है। एस्पराडा कहता है कि वैन की पावर लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो किसी टेरिटरी को जीत नहीं सकता। डी से पर्सनल इंसल्ट मान लेता है और कहता है कि युद्ध सिर्फ तलवार चलाने से नहीं होता। वैन दोनों को रोकता है और कहता है कि टैलेंट और उसके यूज पर बहस करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें जो भी मिला है उसके साथ बेहतर लाइफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। डी हंसता है और मान जाता है कि वैन एक ग्रेट रूलर बनना चाहेगा, उसे कहीं भी भेजा जाए। वो कहता है कि शायद एक दिन उसके पास अपने पिता के बराबर डोमेन होगा, लेकिन वैन को अभी ब्रेकफास्ट चाहिए क्योंकि वो बहुत हंग्री है। टेल उसे ब्रेकफास्ट दे देती है और खुश है कि वैन को पसंद आया। हालांकि इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम है। वैन सोचता है कि ये चिंता की बात है। एस्पराडा कहता है कि विलेज डिफेंस इंप्रूव करना अच्छा है, लेकिन इनकम का भी ध्यान रखना जरूरी है। वैन कहता है कि फर्नीचर की चिंता वो कर लेगा और गांव वाले अपनी सब्जियां उगाते हैं, तो खाने पीने का इंतजाम ठीक है। एस्पराडा कहता है कि सीजनिंग नहीं है और वैन के पसंदीदा बेक्ड डेजर्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। वैन सुनकर शॉक्ड हो जाता है और टिल की तरफ देखता है।
जैसे उसने उसे बिट्रे किया हो। वो सोचता है कि एक स्पेशल इंडस्ट्री लगानी होगी जो गांव के लिए पैसा लाए। वैन अपनी टीम से आइडिया मांगता है। काम कहता है कि वो नैनो क्यूब्स बेच सकते हैं क्योंकि वॉलंटरी मटेरियल है। वैन तुरंत मना कर देता है क्योंकि सिर्फ वही उनका यूज कर सकता है। टिल कहती है कि वो मॉन्स्टर हंट करके मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन वैन भी इसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि सिर्फ एडवेंचर्स और नाइट ही ऐसा कर सकते हैं। एस्पराडा कहता है कि इस गांव में कुछ स्पेशल ढूंढना मुश्किल है, तो वैन सोचने लगता है। दिन में वो औरतों के ग्रुप में एक मोटे एडवेंचर से मिलता है। वो कहता है कि वेन के सर्वेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसने उनके हथियार दिखाने को कहा था और सर्वेंट्स ने हथियार को खराब होने नहीं दिया। वेन डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि वेपन्स इस्तेमाल के लिए हैं, अगर उन्हें स्टोर करके रखा तो समय आने पर मदद नहीं करेंगे। वेन उन्हें एनकरेज करता है कि वो वेपन्स इस्तेमाल करें। मोटे एडवेंचर्स ने और लेदर का शील्ड निकाला। वो कहता है कि ये स्टडी है और हथियार की ताकत मेजर कर सकता है। काम धीरे धीरे अपने कटाना से शील्ड पर टैप करता है। मोटा एडवेंचर कहता है कि और ताकत लगाओ, ये अटैक नहीं माना जाएगा, लेकिन तुरंत शील्ड का एक हिस्सा गिर जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि नया शील्ड टूट गया। वैन कहता है कि स्वॉर्ड भी मेटल जैसा दिखता है लेकिन सिर्फ वुड का है। इससे मोटा एडवेंचर रोने लगता है। वैन तुरंत मैजिक से शील्ड ठीक कर देता है। तभी ओर्थो आता है और वैन से कहता है कि क्या वो कुछ वैल्यूएबल और खरीदना चाहता है। वैन देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि औरतों के पास रेयर मिनरल से भरी कार्ट है। औरतो बताता है कि पास की माउंटेन्स ऑर्स और मिनरल से भरी है, दूर जाने की जरूरत नहीं। उसके पास आयरन, कॉपर, सिल्वर और थोड़े गोल्ड भी है। सबसे वैल्यूएबल मिथ्रिल और है, जिसे देख वैन पागल हो जाता है। वो सोचता है कि पहले किसी ने ये रिसोर्सेज क्यों नहीं ढूंढे। और तो कहता है कि ये जगह बहुत दूर और इनकन्वीनियंट है, इसलिए किसी ने देखा ही नहीं। वैन डिसाइड करता है कि वो आयरन और से भी नैनो क्यूब बनाएगा। मोटा एडवेंचर एक्साइटेड होता है और पूछता है कि क्या वैन इससे स्वॉर्ड बना सकता है। वैन अभी भी अपने शील्ड के बारे में थोड़ा बुरा महसूस करता है, इसलिए वो अग्री करता है कि वो उसके लिए शील्ड बनाएगा। फैटी उससे शॉर्ट स्वॉर्ड और लॉन्ग स्वॉर्ड बनाने को कहता है। वैन पहले शॉर्ट स्वॉर्ड पर काम करता है, हर डिटेल को ध्यान से सोचकर उसे ड्यूरेबल, शार्प और सुंदर बनाता है। फैटी स्वॉर्ड देखकर बहुत खुश होता है और बाकी एडवेंचर्स उसके पास भीड़ लगाकर देखने लगते हैं। वैन उसी डिजाइन का लॉन्ग स्वॉर्ड भी बनाता है। ये देखकर एडवेंचर्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वैन से पूछते हैं कि क्या वो उनके लिए भी स्वॉर्ड बना सकता है। वैन डिसाइड करता है कि उनके लिए भी बनाएगा क्योंकि उन्होंने और लाए हैं। प्लूरल कहती है कि स्वॉर्ड देखकर लगता है कि इन्हें बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। वैन सोचता है कि अगर मिथ्रिल से स्वॉर्ड्स बनाए तो एस्पराडा आने के बाद उनकी कीमत और भी होगी। वो मिथ्रिल और को देखकर कहता है कि ये बहुत रेयर है और अगर एडवेंचर्स ने फॉरेस्ट में ही इसे ढूंढ लिया तो इसका मतलब है कि पास में कोई डेंजन है। डेंजन मिल जाने से विलेज सडनली काफी पॉपुलर हो जाएगा और रोज हजारों लोग इसे एक्सप्लोर करने आएंगे। इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन वैन जानता है कि उनके पास इतना संभालने की क्षमता नहीं है। साथ ही उसे डर है कि राइवल कंट्री या पड़ोसी नोबल्स डेंजन के लिए हमला कर सकते हैं। प्लूरल कहती है कि अगर डेंजन मिलता है तो वैन के फादर तुरंत नाइट भेजेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैन कहता है कि उसके फादर ने प्रैक्टिकली उसे डिजाउन कर दिया है, इसलिए अगर विलेज इंपॉर्टेंट हो गया तो उसे कहीं और भेज दिया जाएगा। प्लूरल अब समझ जाती है कि वैन पहले विलेज को डेवलप करना चाहता है और इसे अपने परमानेंट टेरिटरी में बदलना चाहता है। फिर डेंजन रिपोर्ट करेगा और तो कहता है कि वो कोशिश करेगा कि डेंजन वाले रीजन में ना जाए। उसके फ्रेंड्स भी अग्री करते हैं। वैन उन्हें सीक्रेट रखने के लिए थैंक्स कहता है, भले ही वो डेंजन डिस्कवर करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। इसके बाद वैन विलेज को फिर से रेनोवेट करता है, इस बार बेटर क्वालिटी मटेरियल से। टिल वरी होती है कि वो खुद को ज्यादा ओवरवर्क कर रहा है। तब एक विलेजर दौड़ते हुआ आता है और कहता है कि आर्म्ड लिजर्ड मॉन्स्टर का पैक विलेज की तरफ आ रहा है। वैन तुरंत सबको दीवार के अंदर जाने का ऑर्डर देता है और गेट्स लॉक कर देता है। विलेजर्स डर जाते हैं, लेकिन वैन उन्हें मोटिवेट करता है कि वो उसके साथ फाइट करे क्योंकि मिलकर वो किसी भी ऑब्स्टिकल को हरा सकते हैं। विलेजर्स वैन की बात सुनकर मोटिवेट होते हैं और कहते हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक विलेज की रक्षा करेंगे। वैन कहता है कि सब इमीडिएटली वॉल पर जाए और ब्लास्टी के पीछे खड़े हो। काम बताता है कि और तो उसके पीछे पार्टी हंटिंग पर गए हैं, इसलिए किसी को कमांड संभालना होगा। वैन डिसाइड करता है कि वो सिटीजन्स के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन टिल उसका हाथ पकड़ लेती है। आंखों में आंसू भरकर वैन उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो डी से कहता है कि वो ऊपर जाकर रियल टाइम में सिचुएशन रिपोर्ट करे, जबकि वो जमीन पर रहकर ऑर्डर्स देगा। डी उसकी बात मानता है और वॉल पर रश करता है। वो देखकर वो स्टन हो जाता है। वो वैन को बताते हैं कि लगभग 40 आम लिजार्ड आ रहे हैं और वो लगभग 8 मीटर लंबे हैं, यानी 3 हाथियों के बराबर। डी पैनिक करता है क्योंकि एक वेटर नाइट को भी सिंगल आर्म लिजार्ड को हराने में स्ट्रगल होता है और अभी इसके पास ट्रेन फाइटर्स की थोड़ी संख्या कम है। वैन उसे आदेश देता है कि जाइंट क्रॉसबो में आयरन एरोज लोड करे और वो खुद आगे बढ़कर ऐसा करता है। नाइट्स बताते हैं कि नॉर्मल वेपन्स इन टफ स्किल्स वाले लिजार्ड पर काम नहीं करेंगे। डी जानता है कि अब तक उसने जितनी भी लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन इस बार वो अपने गट पर भरोसा करता है और वैन को कमांड देता है। वो सबको ब्लास्ट या लोड करने और फायर करने का ऑर्डर देता है। एरोस जैसी लिजार्ड को हिट करती हैं, वो वैनिश हो जाती हैं
और डी को समझाने में थोड़ी देर लगती है कि एरोस ने जो जगह हिट किया है वहाँ बड़ा होल हो गया। एरोस से हिट हुए आर्म्ड लिजार्ड नीचे गिर जाते हैं और पहले में विलेजर्स 10 लिजार्ड्स को मार देते हैं। डी इम्प्रेस्ड हो कि वैन ने वेपन इतनी क्वालिटी से बनाए हैं और विलेजर्स ने किसी कारण से एम इतना अच्छा किया है कि वो रैंक कॉल ऑफ ड्यूटी टीममेट से भी बेटर है। डी सभी को रेडी होने को कहता है और नाइट्स कहते हैं कि उनके पास हर ब्लास्टिया के लिए सिर्फ एक आयरन एरो बचा है। डी फिर भी लॉर्ड और फायर करने का आदेश देता है और आम लिजार्ड को हरा देते हैं। अभी आधे लिजार्ड बाकी थे और उनके पास एमओ खत्म हो चुकी थी। डी ये बात वैन को बताता है और वैन तुरंत सॉल्यूशन सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कोलिन की वुडन स्वॉर्ड ने फैटी की हाई स्पेस शील्ड को काट दिया था। वो सोचता है कि शायद ये आम लिजार्ड पर भी काम कर सकता है। वो डी से कहता है कि वुडन एरोस इस्तेमाल करें। नाइट सोचते हैं कि ये तो पागलपन है क्योंकि वुडन एरोस इतनी टफ स्किन वाले लिजार्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। डी उन्हें चुप रहने को कहता है क्योंकि वैन ने पहले भी उन्हें कई बार गलत साबित किया है। वो विलेजर्स को वुडन एरोस लोड करने और फायर करने का आदेश देता है और काफी शॉकिंग की बात है कि वुडन एरोस लिजार्ड को पीसेस में कर देती है। हालांकि बीच में फंस जाती है लेकिन इससे ही उनके विटल ऑर्गन्स हिट होते हैं और लिजार्ड तुरंत मर जाते हैं। डी अब जानते हैं कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता। वो विलेजर्स को फिर से लोड और फायर करने का आदेश देता है क्योंकि आज रात वो लिजार्ड मीट खाएंगे। विलेजर्स उसके आदेश का पालन करते हैं और आर्म लिजार्ड पर एरोस की बारिश कर देते हैं। बाकी बचे लिजार्ड भी मार दिए जाते हैं। डी गर्व से वैन और बाकी विलेजर्स को विक्ट्री की खबर देता है और लोग जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। टिल वैन को टाइट हग करती है और वो अभी प्रोसेस कर रही है कि उसके वुडन वेपन्स पावरफुल मॉन्स्टर पर काम कर गए। वॉल के ऊपर नाइट रिमार्क करते हैं कि हमारी तरफ से किसी को इंजरी नहीं हुई और अभी भी उनके पास बहुत एमओ बची है। डी सोचते हैं कि बैटल इतनी जल्दी खत्म हो गई है कि वो थोड़ा डिसअपॉइंट है, लेकिन ये वैन की क्षमता को साबित करता है। इसके बाद विलेजर्स लिजार्ड कॉर्प्स को प्रोसेस करना शुरू करते हैं। औरतों की पार्टी की गाइडेंस में जो काफी लेट उठे थे। औरतों बताता है कि उन्हें आई फैंक्स स्किन और मैजिक कोर प्रिजर्व करने हैं और मीट खाने के लिए रखना है। नॉर्मली आर्म्ड लिजार्ड को प्रोसेस करने में बहुत समय लगता है और मीट रोटन को ज्यादा, लेकिन वेन के द्वारा बनाए गए नीव्स के कारण ये बहुत आसान हो गया। वेन वहां जाता है और मीट के माउंटेन को इंस्पेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि उन्हें उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा पार्टी रखनी चाहिए। रात में फेस्टिवल शुरू होती है। वो लोग जितना चाहे मीट खा सकते हैं। औरतों की ग्रुप वेन से बात करती है और बताती है कि उन्हें उनके लिए बनाए गए वेपन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। डी सुनकर वेन से पूछता है कि क्या उसने एडवेंचर से पहले वेपन बनाए हैं और औरतों की ग्रुप अपने स्वॉर्ड शो ऑफ करने लगती है। डी जेलस हो जाता है और वेन से स्वॉर्ड बनाने के लिए कहता है और उसके बदले ब्लैंक चेक देने को भी तैयार है। बाकी नाइट्स भी वेन से वेपन चाहते हैं। वेन थोड़ा टिमिड होकर कहता है कि वो अभी पैसे नहीं ले सकता क्योंकि वो थोड़ी बिजी है। वो प्रॉमिस करता है कि विलेज के काम खत्म होने के बाद उन्हें न्यू गियर बनाएगा। उसके बाद और तो वैन को बताता है कि एक आर्म लिजार्ड यूजली 20 गोल्ड कॉइन्स में बिकता है, लेकिन मीट के काफी हिस्से के खराब होने की वजह से वो केवल 8 गोल्ड कॉइन्स ही ले पाएंगे। ये भी काफी पैसा है और वैन ओवरवेल्म हो जाता है कि वो इतना पैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे। एस्पराडा उसे थोड़ा बैड न्यूज देता है कि अगर विलेज 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाए तो उन्हें उसका आधा मर्किस को टैक्स के रूप में देना होगा। वैन ऐसा सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने क्रिप्टो स्कैम में अपनी सारी सेविंग्स खो दी हो और पूछता है कि क्या टैक्स फ्रॉड कर सकते हैं। एस्पराडा कहता है कि इतना मटेरियल हाइड नहीं कर सकते और वैन की उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन वैन ज्यादा वरीड है कि उसका फादर विलेज की इंपॉर्टेंस डिस्कवर कर लेगा तो उसे फिर कहीं दूर भेज दिया जाएगा। तभी एस्पराडा सोल्यूशन सोचता है कि वो जल्पा को रिपोर्ट करने के बजाय मरिका को रिपोर्ट कर सकते हैं। वैन समझ जाता है कि वो लिजार्ड की जीत का क्रेडिट अपने एल्डर ब्रदर को दे सकते हैं जिससे उनका एक्शन कवर हो जाएगा और वो विलेज में लंबे समय तक रह पाएंगे। अगले दिन 2 मर्चेंट्स विलेज आते हैं और ह्यूज फोर्ट्रेस लाइक वॉल देखकर चौंक जाते हैं। वो गूगल मैप पढ़ने की गलती पर ब्लेम करने लगते हैं। तभी वैन गेट पर ऊपर से उन्हें वेलकम करता है। मर्चेंट्स हैरान होते हैं क्योंकि वो वैन को मर्किस का जीनियस बेटा पहचानते हैं और सोचते हैं कि वो इतने रिमोट जगह पे क्यों है। मर्चेंट्स अपने आप को बेल और रैंग को बताते हैं और वैन उन्हें अंदर आने देता है। जैसे मर्चेंट ब्रदर वेरा हाउस पहुंचते हैं उनके जॉस ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि वो आम लिजार्ड से हार्वेस्ट किए गए मटेरियल देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि इतनी छोटी विलेज में ये मॉन्स्टर हंट गेम है, लेकिन वैन बस ये जानना चाहता है कि क्या वो सब खरीद सकते हैं। मर्चेंट तुरंत हाँ करते हैं कि उन्हें एक मंथ वेट करना होगा क्योंकि उन्हें पूरा टीम अरेंज करना होगा इवेल्युएट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वैन अग्री करता है और उन्हें फ्री मीट देने के लिए भी कहता है क्योंकि ये अब बर्बाद होने वाला है और वो फ्रिज भी नहीं बना सकता। वो फिर उन्हें कुछ वेपन दिखाने के लिए कहता है और वो क्वालिटी देखकर चौंक जाते हैं। वो वैन की पूछे कीमत तुरंत मान लेते हैं और वैन उनसे प्रमोशन करने के लिए कहता है। ब्रदर्स हेजिटेट होते हैं और वैन समझ जाता है कि ये न्यूबीज सोच रहे हैं कि वो अपने स्वॉर्ड ट्रेड को मोनोपोलाइज कर सकते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि भले ही वो सीक्रेट रखने की कोशिश करें, लोग विलेज के बारे में पता लगा लेंगे क्योंकि वो रूट पता कर सकते हैं। ब्रदर्स ये सुनकर शॉक्ड होते हैं और वैन बताता है कि एक और तरीका है जिससे वो इनसेन प्रॉफिट कमा सकते हैं।
वैन बताता है कि अगर वो चाहते हैं तो अपने गांव में एक शॉप खोल सकते हैं। मर्चेंट ब्रदर्स तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और वैन के सामने धन्यवाद के लिए झुकते हैं। वैन उन्हें कहता है कि वो तुरंत शॉप बनाए, इससे पहले कि वो समझ पाए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वैन उनके लिए शॉप क्रिएट कर देता है और कहता है कि वो उनके साथ अच्छा बिजनेस करने की उम्मीद करता है। थोड़ी देर बाद वैन के पास दो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आते हैं। एक नोबल लड़की है लगभग 20 उम्र की और उसके साथ एक बैड एस नाइट मॉमी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। नाइट मॉमी पहले से जजमेंटल और डिक्लेयर करती है कि वो देखेगी कि वैन वास्तव में जीनियस है या सिर्फ टाइम पास। इसी बीच वैन एस्पराडा से होमवर्क ले रहा है। एस्पराडा कहता है कि वैन को 10,000 लोगों के रहने के लिए एक सिटी प्लान करनी है, क्योंकि इस विलेज की ग्रोथ रेट देखकर ये जल्दी सिटी बन जाएगी। वो वैन से पूछता है कि वो किस तरह का फोर्ट्रेस सिटी बनाना चाहता है और स्क्वायर शेप फोर्ट्रेस सबसे आम होते हैं। वैन एक्स्ट्रा है और कहता है कि वो स्टार शेप्ड फोर्ट्रेस बनाएगा ताकि अटैक को डिफेंस पॉइंट तक पहुंचाने में ज्यादा समय लगे। एस्पराडा को यह आइडिया पसंद आता और वो वैन की मदद करने लगता। रेडेड नाइट रूम में आती है और कहती है कि नेबरिंग काउंटी की एमएससी उन्हें देखने आया। वैन उन्हें अंदर बुलाता है और वो वही नोबल लड़की और मोमी नाइट निकलती है। वैन उन्हें ग्रेट करता है। मोमी नाइट खुद को मीरा बताती है जो नाइट से विस्काउंटेस बनी है। लड़की नर्वस होकर अपना नाम बताती है, आर्टी। गांव की यंगेस्ट डॉटर वैन दोनों को बैठने के लिए कहता है। मीरा तुरंत पूछती है कि वैन को क्यों लगता है कि वो यहाँ है। वैन कहता है कि वो उसे एसेस करने और अगर थ्रेट लगे तो उसे विन ओवर करने आए। मीरा हंसती है क्योंकि वैन सही है। वो बताती है कि काउंट सोचता है कि वो मार्किस जल्पा ने अपना जीनियस बेटा इस विलेज में इसलिए भेजा कि वो उनकी टेरिटरी कॉन्कर कर सके। मीरा सोचती है कि वैन एलिमेंटल मैजिक ना होने की वजह से यहाँ भेज दिया गया। वैन सच बता देता है कि मीरा एलिमेंटल मैजिक के बारे में सही है, लेकिन वो कोई वॉर लीड करने नहीं आया। उसे सिर्फ उसके पिता ने एग्जाइल कर दिया। मीरा विश्वास नहीं करती कि इतने समय में वैन ने विलेज इतना डेवलप कर दिया और सोचती है कि उसके साथ 50,000 सोल्जर्स हैं। वैन हंसता है और माफी मांग कर कहता है कि उसे बस काम और उसकी लगेज लेकर बाहर भेज दिया गया, किसी ने फेयरवेल भी नहीं किया। मीरा पूछती है कि क्या वो बटलर और डिप्टी नाइट कमांडर हेलुसिनेट कर रही हैं। डी खुद बताता है कि उसने वैन की ट्रेनिंग करने के लिए अपने आप यहाँ आया और नाइट कमांडर की मैसेजेस इग्नोर की। एस्पराडा कहता है कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है और अब वैन को हॉबी के लिए सिखा रहा है। टिल बताती है कि वो वैन की हमेशा सेवा करना चाहती है क्योंकि वो उसके साथ काइंड है। रैपिड विलेज डेवलपमेंट अभी एक्सप्लेन नहीं होता, इसलिए वैन डिसाइड करता है कि वो डेमो दिखाएगा। वो दोनों को बाहर विलेज में ले जाता है और एस्पराडा से 13th वॉल बनाने को कहता है ताकि वो उसे फोर्ट्रेस ग्रेड वॉल में बदल सके। मीरा इम्प्रेस्ड होती है लेकिन कहती है कि वॉल तभी तक टिकेगा जब तक माना है। वैन तुरंत वॉल को प्रोडक्शन मैजिक से सॉलिड कंक्रीट में बदल देता है और वुड नैनो क्यूब्स में गेट क्रिएट करता है। मीरा और आर्ट चौंक जाते हैं और वैन से मैजिकल एट्रीब्यूट पूछते हैं। वैन बताता है कि वो प्रोडक्शन मैजिक यूज करता है जो नॉवेल्स में वर्स्ट मानी जाती है, इसी वजह से उसे एक्सेल किया गया। आर्ट को ये याद आता है कि उसकी खुद की जिंदगी भी कठिन है। वो वैन को आर्ट की शादी का ऑफर देने आई है ताकि वैन उसकी टेरिटरी कॉन्कर ना करे। वैन बताता है कि मैरिज अननेसेसरी है, वो सिर्फ पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। मीरा बताती है कि पहले वो आर्ट की एंगेजमेंट प्रिवेंट करना चाहती थी क्योंकि वो सोचती है कि एक स्मेल नेमलेस विलेज में हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, लेकिन वैन की पोटेंशियल और कैरेक्टर देखकर वो सपोर्ट करती है। मीरा उसकी इंटेलिजेंस, कैरिस्मा और हार्डशिप को चैलेंज में बदलने की विल पावर की प्राइस करती है। वो कहती है कि अगर लीगल होता तो वो खुद वैन से मैरिज करना चाहती। वैन एक्साइटेड होता है मॉमी वाइफ के आइडिया से, लेकिन अभी केवल आर्ट मिल सकती है। मीरा आर्ट से पूछती है कि क्या वो वैन से शादी करना चाहती है क्योंकि वो बेटर मैन नहीं पा सकती। आर्ट शाय हो जाती है और कहती है कि वैन अच्छा है, लेकिन उसने मैरिज के बारे में नहीं सोचा कि डिसीजन लेने में समय ले क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। मीरा बताती है कि वो गांव में रात बिताएंगे ताकि सोच सके। वैन शॉक्ड है कि वो स्टे करेंगे, लेकिन मीरा पूछती है कि क्या उसके पास मेंशन में स्पेयर रूम है। वैन डिसाइड करता है कि वो उनके लिए एक इन बना देगा। खाना खाने के बाद वैन डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के बारे में और जाने जो शायद उसकी फ्यूचर वाइफ बन सकती है। आर्ट बताती है कि उसे क्यूट चीजें पसंद है जैसे फूल और डॉल्स। वैन पूछता है कि क्या वो अपनी डॉल्स उसे दिखा सकती है। आर्ट खुश होती है कि कोई उसके शौक में इंटरेस्ट ले रहा है और खुशी खुशी अपने कैरेज में वैन को डॉल को दिखाती है। बाद में वैन दोनों लेडीज को इन तक लेके जाता। मीरा अपने कमरे में चली जाती है और बच्चों को अकेला छोड़ देती है ताकि आर्ट वैन से कह सके कि वो अच्छा लड़का है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। वैन फिर अपने मेंशन लौटता है जहाँ स्पराडा बताता है क्योंकि काउंट ने अपनी बेटी को एक नेमलेस विलेज के लॉर्ड से शादी करने के लिए भेजा है, इसलिए शायद वो भी एलिमेंटल मेज नहीं है। वैन और समझ जाता है कि आर्ट भी अपने घर से एग्जाइल हुई थी और वो डिसाइड करता है कि अगर आर्ट चाहे तो वो उसे अपने विलेज में रहने दे सकता है, भले ही वो एंगेजमेंट ना करे। वैन को अच्छा लगता है जब उसकी तारीफ होती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है।
पर मेरा आटे से पूछती है कि उसे सबके बारे में कैसा लग रहा था। आटे थोड़ी देर चुप रहती है और फिर बताती है कि उसे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि वैन उसे एक अच्छा इंसान लगता है। वैन उसे भरोसा दिलाता है कि उसे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है। वो खुद भी मानता है कि उसने अभी तक शादी के बारे में ठीक से सोचा नहीं और ये फैसला बहुत बड़ा होता है, इसलिए आराम से सोचना सही है। पर मेरा बताती है कि जो लोग आज पूरे दिन गाँव में रहेंगे और रात भी यही बिताएंगे। ये सुनकर वैन पहले थोड़ा चौंकता लेकिन फिर खुशी से मान जाता और तुरंत उनके लिए सारा में रुकने की व्यवस्था करने लगता है। रात के खाने के समय वैन आटे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे और अच्छे से जान सके वो उससे हल्की फुल्की बातें करता है। लेकिन आटे बहुत नर्वस रहती है और बस छोटे जवाब ही दे पाती है। उसका मन बहुत घबराया हुआ होता है, इसलिए वो ज्यादा खुल नहीं पाती। खाना खत्म होने के बाद आटे खुद वैन के पास आती है और उसे धन्यवाद देती है। वो बताती है कि जब उसे लगा था कि उसकी सगाई होने वाली है तब वो बहुत डर गई थी, लेकिन अब उसे काफी राहत महसूस हो रही है क्योंकि वैन बहुत काइंड और समझदार इंसान है। इसके जाने के बाद एस्प्राडा वैन से कहता है कि अगर काउंट ने आटे को शादी के ऑफर के साथ भेजा है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंटल मेज नहीं है। ये बात वैन को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे समझ में आ जाता है कि आटे के लिए ये कहना आसान नहीं था कि उसे भी अपना घर छोड़ना पड़ा, जैसे कभी उसे खुद छोड़ना पड़ा था। वो तय करता है कि अभी सबसे जरूरी बात आटे की इच्छा है। अगर वो अपने घर वापस नहीं जा सकती तो वो इस गांव में आराम से रह सकती है, चाहे सगाई हो या ना हो। और अगर वो घर लौटना चाहे तो उसे कोई रोकेगा नहीं। पना मेरा बताती है कि वो अगले दिन वापस जाने की सोच रही थी, लेकिन फिर आटे पूछती है कि क्या वो कुछ दिन और रुके। आटे बिना देर किए मान जाती है। वो मन ही मन तय करती है कि अगली बार जब वो वैन से मिलेगी तो खुद बात शुरू करने की कोशिश करेगी। अगली सुबह टिल और कॉमसन जल्दी जल्दी वैन के कमरे में जाते हैं और उसे जगाते हैं। वो बताते हैं कि कुछ जरूरी हो गया और टीवी एस्पराडा पहले ही वहां जा चुके हैं। वैन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। टिल बताता है कि उसी झील की बात है जो वैन ने कुछ दिन पहले गांव के पीछे बनाई थी। गांव वाले उसे लेक वैन कहने लगे हैं। ये नाम सुनकर वैन थोड़ा अजीब महसूस करता है। चलते हुए वो पूछता है कि लोगों ने ऐसा नाम क्यों रखा है। टिल बताता है कि गांव वाले ने उसके काम को याद रखने के लिए ये नाम रखा है। कॉमसन मजाक में कहता है कि लोग गांव का नाम भी वैन विलेज रखने की सोच रहे हैं। ये सुनते ही वैन साफ मना कर देता है और कहता है कि ये नाम बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। जब वो झील के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हैं। वैन की नजर झील के बीच जाती है जहाँ एक लड़की पानी पर तैरती हुई चुपचाप सबको देख रही होती है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि ये क्या है। तब एस्पराडा बताता है कि वो एक एप्कालू है जो आदि इंसान और आदि मछली जैसी स्पीसीज होती है। आमतौर पर ये लोग साफ नदियों और गहरे जंगलों में रहते हैं, लेकिन किसी वजह से कई एप्कालू इसी झील में आ गए हैं। डी बताता है कि ये बहुत रेयर स्पीशीज है और बहुत कम लोग इन्हें देख पाते हैं, इसलिए गांव वाले हैरान हैं। वैन उसे लड़की से इशारों में बात करने की कोशिश करता है और समझाना चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वैन को शक होने लगता है कि शायद वो उसकी भाषा भी नहीं समझती। तब वो टिल और कॉमसन से कहता है कि कुछ मांस ले आए। जब वो ग्रिल्ड मांस लेके आते हैं तो वैन उसे आर्मर्ड लिजार्ड का मांस देता है। उसका मानना होता है कि खाना दोस्ती दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है। धीरे धीरे लड़की पास आती है और पानी से बाहर निकलती है। वो मांस खाती है और उसका स्वाद उसे हैरान कर देता है। वैन उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो अगले दिन और भी मांस बना सकता है। लड़की ये जानना चाहती थी कि आर्म लिजार्ड को किसने हराया। इससे पहले कि वैन कुछ समझ पाए, एस्पराडा, डी और बाकी गांव वाले बताते हैं कि ये आम वैन ने किया था। वैन तुरंत कहता है कि ये सब अकेले उसका नहीं बल्कि सबकी मदद से हुआ था। लड़की ये बात समझ जाती है और फिर बिना कुछ कहे वापस पानी में चली जाती है। वैन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हुआ और वो दोबारा आएगी या नहीं। एस्पराडा बताता है कि ये स्पीसीज बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए जल्दी वापस आना मुश्किल है। वैन ये सोचकर बात को वहीं छोड़ देता है। लेकिन अगले दिन वैन और भी हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि झील में पहले से ज्यादा एप्कालू इकट्ठा हो गए हैं। टेलो से लड़की को पहचान लेता है जो पहले आई थी। वैन थोड़ा डरते हुए पूछता है कि कहीं एप्कालू आम लिजार्ड को गॉड जैसा तो नहीं मानते। एस्पराडा बताता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सुना। तभी एप्कालू में से एक आदमी आगे आता है जो उनका लीडर लगता है। वो इशारा करता है कि वो उस यंग आदमी से बात करना चाहता है। वैन समझ जाता है कि बात उसी से होने वाली है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि उस आदमी का लुक काफी डरावना होता है और वैन को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या चाहता है। वैन मन में थोड़ा परेशान रहता है, लेकिन अब कालू का लीडर बस उसे अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद देता है। तभी वैन समझ जाता है कि उसकी बेटी वही लड़की है जो पहले झील में दिखी थी। वो आदमी बताता है कि उसने ये भी सुना है कि आम लिजार्ड को हराने वाला वही है। वैन मान लेता है कि गांव में सब लोग यही मानते हैं। ये सुनकर सारे अब कालू हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा इंसान ऐसा काम कर सकता है। वैन फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया था, लेकिन अब कालू का लीडर उसे हीरो कहता है और उसे अपनी बेटी लटा प्रियोर से शादी करने की इजाजत दे देता है।
ये सुनकर वैन फिर से चौंक जाता है। वो आदमी पूछता है कि क्या ये बात उसे पसंद नहीं आई। तभी वो खुद को लटा वेस्टा के नाम से बताता है और कहता है कि लटा प्रियोरा उसकी इकलौती बेटी है। वो ये भी बताता है कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी खूबसूरती किसी कीमती जेम जैसी होगी। वैन अभी हिचकिचाता है और कहता है कि लटा प्रियोरा अभी बच्ची है और शायद वो ये सब समझ भी नहीं पा रही। वो ये भी पूछता है कि आखिर शादी का प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा है। लटा वेस्ता बताता है कि उसके लोग अब तक इंसानों से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में आम लिजार्ड ने उनकी नदियों में आना शुरू कर दिया था और उनकी स्पीशीज को काफी नुकसान हुआ। इसलिए वो अपनी बेटी के लिए किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को चाहता है ताकि उसके लोग शांति से रह सकें। वैन समझ जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी के जरिए अलायंस बनाना चाहता है। ये साफ होने पर वैन कहता है कि शादी जरूरी नहीं है और वो चाहता है कि लटा प्रियोरा आगे चलकर अपनी मर्जी से शादी करे। लटा वेस्ता पहले समझता है कि वैन मना कर रहा है, लेकिन वैन साफ करता है कि वो बिना शादी के भी उनके ट्राइब की रक्षा करेगा। ये सुनकर लटा वेस्ता हैरान हो जाता है, लेकिन खुशी से मान जाता है और कहता है कि फिर वो बस झील में रहेंगे। बात तय होते ही वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक से झील के बीच में आराम करने के लिए दो बड़े रेस्ट एरिया बना देता है। वो बताता है कि सब लोग वहाँ आराम कर सकते हैं और ये जगह काफी खुली और शांत है। टिल और कॉमसन भी कहते हैं कि बारिश और तेज हवा में भी ये जगह सेफ रहेगी। थोड़ी ही देर में सारे एपकालू वहाँ आराम करने लगते हैं और वेन को अच्छा लगता है कि सब खुश है। तब एस्पराडा वेन को याद दिलाता है कि अब सैवेज का काम करना है। लटा वेस्ता पूछता है कि वो लोग ये कैसे करते हैं। वेन बताता है कि गांव की इमारतों के नीचे सीवर पाइप्स लगे हैं और मोट का पानी उन पाइप में छोड़ा जाता है ताकि गंदगी बाहर निकल जाए, वरना जगह गंदी हो जाएगी। ये सुनकर लटा वेस्ता कहता है कि वो इसमें मदद करना चाहते हैं क्योंकि पानी में काम करना उसकी खासियत है। वेन खुशी से मान जाता है। कुछ एपाकालू पानी के नीचे जाकर सीवेज के गेट खोलते हैं और पूरे गांव में पाइप साफ कर देते हैं। वेन उन्हें धन्यवाद देता है और लटा वेस्ता पूछता है कि क्या ये काम रोज किया जा सकता है। वेन बताता है कि ये दिन में कई बार किया जाता है। तब लटा वेस्ता कहता है कि आगे से ये काम वो लोग संभाल लेंगे। वेन पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा, तो लटा वेस्ता कहता है कि इसे यहाँ रहने की इजाजत के बदले धन्यवाद समझा जाए। वेन ये मदद खुशी से स्वीकार कर लेता है। इसी दौरान पनामेरा और आटे वहाँ पहुँचती है। पनामेरा एपेकालू को देखकर वही रुक जाती है और आटे बताती है कि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। लटा वेस्ता वेन को अच्छे स्वागत के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन पनामेरा और आटे तब चौंक जाती है जब वो वेन को अपना दामाद कह देता है। पनामेरा तुरंत हैरान हो जाती है। वेन जल्दी से गलतफहमी साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लटा प्रियोरा पानी से बाहर आती है और खुद को वेन की पत्नी बताती है। ये सुनकर वेन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही लटा प्रियो फिर से पानी में चली जाती है और वेन ऑकवर्ड हालात में रह जाता है। अगली सुबह वैन आटे के साथ थोड़ा अकेले समय बिताने का फैसला करता है और इतनी सुबह बुलाने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसे लगा झील के पास सुबह की हवा अच्छी लगेगी। आटे कहती है कि उसे भी सुबह की हवा पसंद है और ये काफी फ्रेश लगती है। वैन ये सुनकर खुश होता है और फिर वो कल वाले एपाकुलू वाले मामले की बात करता है। आटे बताती है कि पनामेरा से उसे पूरी कहानी पता चल गई और वो समझ गई कि दोनों ने बात को गलत समझ लिया था, इसलिए वो जल्दबाजी में सोचने के लिए माफी मांगती है। वेन को राहत महसूस होती है कि आटे के साथ गलतफहमी काफी आखिर साफ हो गई। आटे उसे बताती है कि उसने झील बनाई, गांव को इतना आगे बढ़ाया, इसलिए वो सच में कमाल का इंसान है। वेन तुरंत सारी तकलीफ टाल देता है और कहता है कि ये सब अकेले उसका नहीं बल्कि सब लोगों की मदद से हुआ है। आटे मुस्कुरा देती है। तभी लटा पिलोरा वहां आ जाती है और फिर से वेन को अपना पति कहती है। वो आटे को कुछ ज्यादा देर तक देखती रहती है। वेन थोड़ा घबरा जाता है और बताता है कि वो और आटे बस अकेले में बात कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाए, कय्यापा के लो बच्चे नाव के पास आ जाते हैं। वो वैन को मीट मैन और लॉर्ड कहकर चिल्लाने लगते हैं। सब बच्चे नाव को पकड़ लेते हैं जिससे नाव हिलने लगती है। बैलेंस बिगड़ता है और आटे फिसलकर वैन के सीने से लग जाती है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। इसके बाद सारे बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन लटापियोरा बिल्कुल खुश नहीं दिखती। वो वैन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन फिर उससे अपना पति कह देती है। वैन उसे याद दिलाता है कि उसने उसके पिता को पहले ही बता दिया था कि उनकी सगाई नहीं हुई है। ये सुनकर लटापियोरा उदास हो जाती है और बिना कुछ कहे पानी में चली जाती है। अपाकालू बच्चे वैन से कहते हैं कि उसने उसे रुला दिया। इसके बाद वो जानबूझकर नाव को और जोर से हिलाने लगते हैं। वैन बैलेंस संभालने की कोशिश करता है और उनसे रुकने को कहता है। वो वादा करता है कि अगर वो रुक गए तो वो उन्हें आम लिजार्ड का मांस देंगे। थोड़ी देर बाद लटा वेस्टा गुस्से भरे चेहरे के साथ आता है। वो बताता है कि लटा पियोरे ने उसे सब कुछ बता दिया है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वैन दूसरी लड़की से करीब हो रहा है। वैन फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका पति नहीं है, लेकिन लटा वेस्टे बीच में रोक देता है। वो कहता है कि अब इसका फैसला एक मुकाबले से होगा। लटा वेस्टे तय करता है कि 3 राउंड का मुकाबला होगा। अगर अपाकालू जीत गए वो अपनी बेटी की सगाई वैन से मान लेगा। वैन इस बात से परेशान हो जाता है। तभी डी अचानक सामने आता है और चुनौती एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि वो वैन को जिता कर रहेगा। एस्पराटा भी मानता है कि जल्दी फैसला हो जाएगा, तो वैन अपनी
पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। पर अमेरा को भी ये सब काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन वैन हारने के नतीजे से डरा हुआ है और कहते हैं कि वो कभी हारता नहीं, बल्कि वैन जानता है कि वो उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। पहले मुकाबले का फैसला वैन करता है। वो एक खेल सोचता है और सबको वॉलीबॉल के नियम समझाता है। खेल शुरू होने से पहले वो सबके लिए स्विम सूट भी पहना देता है। पनामेरा और डी को ये काफी आरामदायक लगते हैं। टिल और कॉम्सन भी स्विम सूट पहनते हैं। टिल पनामेरा की तारीफ करती है और कॉम्सन हैरान होता है कि वो उनके साथ खेल रही है। पनामेरा साफ कर देती है कि वो चाहती है कि वैन की सगाई आटे से हो। पहला मुकाबला शुरू होता है। अपाकेलो की टीम में लटा वेस्ते और लटा प्रियोरा होते हैं, जबकि वैन की टीम में पनामेरे और टिल। लटा वेस्ते इतनी ताकत से गेंद मारता है कि टिल संभाल भी नहीं पाती और अपाकेलो को पहला पॉइंट मिल जाता है। वैन को अंदाजा नहीं था कि वो इतने अच्छे होंगे। थोड़ी ही देर में अपाकेलो कई पॉइंट बना लेते हैं। टिल थक जाती है, लेकिन पनामेरो उसे हिम्मत देती है और आगे बढ़ने को कहती है। कुछ कोशिशों के बाद पनामेरो और टिल एक पॉइंट बना लेती है। सब कुछ खुश हो जाते हैं, लेकिन अपाकेलो रुकते नहीं। दोनों टीम बराबरी तक पहुंच जाती है। आखिरी पॉइंट में लटा वेस्ते और लटा प्रियोरा जीत जाते हैं। पनामेरा टिल को दिलासा देती है और कहती है कि शुरुआत से फिर मेहनत करनी होगी। वैन कुछ नहीं कहता। लटा वेस्ते अगला मुकाबला तय करता है, जो स्विमिंग रिले का होता है। ये दो लोगों की रेस होती है। वैन अब और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो ये भी हार गए तो उसी से शादी करनी पड़ेगी। अपाकेलो पानी में बहुत तेज होते हैं। डी वैन से कहता है कि वो इस पर भरोसा करे। थॉमसन भी आगे आता है और पूरी ताकत लगाने की बात करता है। वो हैरान होता है, लेकिन उन्हें अलाव दे देता है। पहले कॉम्सन पानी में उतरता है और लटा पिरोरा से रेस करता है। शुरू में वो बहुत तेज होती है और कॉम्सन पीछे रह जाता है। फिर वो पूरी ताकत लगाकर दूरी कम करता है और कुछ ही देर में वो उसके पास पहुंच जाता है। तब लटा पिरोरा पानी के नीचे चली जाती है और तेज हो जाती है। इसके बाद डी की बारी आती है और वो पानी में अलग तरह से तैरता है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। वैन इसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे बताया जाता है कि इस तरह तैरने पर डी अपनी मजबूत मांसपेशियों का पूरा इस्तेमाल कर पाता है। लटा वैसे देख पाता है कि डी असल में कितना तेज है और उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर रहा है। किसी तरह डी स्विमिंग की रेस जीत जाता है और सारे गांव वाले खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वैन की नजर पानी में तैरते डी के स्विम सूट पर जाती है। बिना सोचे समझे ही डी पानी से बाहर निकलकर जीत का जश्न मनाने के लिए वैन की तरफ दौड़ता है। इसलिए अरब और लो जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उसे ढक लेते हैं। लटा वेस्ते अब यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो तैराकी में हार गए, लेकिन अभी एक आखिरी मुकाबला बाकी रहता है और उसका फैसला वैन को करना होता है। थोड़ा सोचने के बाद वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक से एक आइस शेवर बनाता है और प्लूरियल से बर्फ बनाने को कहता है। बर्फ मिलने के बाद वो मशीन से शेव्ड आइस तैयार करता है और उसमें अलग अलग फ्लेवर की रेसिपी डाल देता है। ये चीज सबके लिए नहीं होती है, इसलिए तय होता है कि आखिरी मुकाबला शेव्ड आइस तेजी से खाने का होगा। इसमें दो दो लोगों की टीम बनाई होगी और इस बार वैन खुद भी हिस्सा लेगा, इसलिए उसे एक साथ ही चाहिए होता है। आटे घबराते हुए पूछती है कि क्या वो हिस्सा ले सकती है। ये सुनकर सबको हैरानी होती है, लेकिन कोई मना नहीं करता। कुछ ही देर में वैन और आटे मुकाबले की तैयारी करते हैं। वैन मन ही मन में सोचता है कि कहीं उसने शेव्ड आइस बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बना दिया। पर मेरा बताते कि अभी भी जगह बदली जा सकती है, लेकिन आटे कहती है कि वो ठीक रहेगी। हालांकि वो साफ नर्वस दिखती है। आखिरी मुकाबला शुरू होता है और सभी लोग जितनी तेजी से हो सके शेव्ड आइस खाने लगते हैं। कुछ ही पल में सबको ब्रेन फ्रीज हो जाता है। लटावेस्ता जिद में खाता रहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए जीतना चाहता है। वैन पूरी तरह रुक जाता है और सोचता है कि शायद अब हारते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि आटे ने हार नहीं मानी, तो वो भी फिर से कोशिश करता है और कुछ ही सेकंड्स में कोई चम्मच खा जाता है। आटे में पूरी ताकत लगा देती है और आखिरी में दोनों मुकाबला जीत जाते हैं। लटावेस्ते उनकी हार मान लेता है। वैन खुश होता है कि अब लटा पिरोरा से शादी की बात खत्म हो जाएगी, लेकिन लटावेस्ते कहता है कि अब उसे वैन और भी ज्यादा पसंद आ गया। वो उसे फिर से अपना दामाद मान लेता है और कहता है कि वही उसकी बेटी के लिए सही इंसान है। वो सोचता है कि फिर जीतने का मतलब क्या था, लेकिन लटावेस्ते बिना सुने चला जाता है और उससे अपनी बेटी का ध्यान रखने को कहता है। वैन कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि ज्यादा शेव्ड आइस खाने से उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर भी सब लोग जीत से खुश हो जाते हैं। आटे वैन को ऐसे देखकर अच्छा महसूस करती है, क्योंकि वैन के आसपास हमेशा मुस्कुराते हुए लोग रहते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या वो भी ऐसे फील कर सकती है और क्या वो भी ऐसा बन सकती है। बचपन से ही उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। जब वो 10 साल की हुई तो उसके पिता ने बताया कि उसकी एंगेजमेंट तय की जाएगी। ये सुनकर वो एंजाइटी से भर गई थी, लेकिन वैन उसके साथ बहुत कायम था। तभी उसे पता चला कि वैन की एबिलिटी एलिमेंटल मैजिक नहीं बल्कि प्रोडक्शन मैजिक है, जिसे लोग अच्छा नहीं मानते। फिर भी वैन में कॉन्फिडेंस और टैलेंट भरा हुआ था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव तरीके से करता था। आटे सोचती है कि अगर उसने उस दिन के बाद अपनी मैजिक की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी होती, तो शायद वो भी थोड़ी उसी की जैसी बन पाती। इसी वजह से वो तय करती है कि अब वो और मेहनत करेगी। अगले दिन वन बताता है कि गांव के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए और ट्रैम्पेट्स बनाए जाएंगे। वो सब गांव वालों से कहता है कि काम करते समय ध्यान रखे और किसी को चोट न लगे। वो ये भी बताता है कि अगले दिन छुट्टी है, इसलिए आज रात बड़ा बारबेक्यू होगा। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं
और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आटे वैन से मिलती है तो वैन नोटिस करता है कि वो आज पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है और उसे लगता है कि ज़रूर कुछ है। आटे मना नहीं करती और मन ही मन वो चीज़ों को वैन की नज़रों से देखना चाहती थी। वो हिम्मत करके पूछती है कि क्या वो उसे काम करते हुए देख सकती है। वैन खुशी-खुशी मान जाता है और उससे आटे बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच जंगल में औरतें और कुछ एडवेंचर्स किसी खतरनाक चीज़ से बचते हुए भाग रहे होते हैं और लगता है कि वो पकड़े ही जाने वाले हैं। 2 हफ्ते बाद सबकी हेल्प से वैन ने वो रैम्पेट्स बना लिए जो वो चाहता था। पैनमेरा कहती है कि वो अभी सरप्राइज्ड है कि इतने कम टाइम में वैन ने इतना काम कर दिया। भले ही सबने हेल्प की हो, वैन उसकी तरफ थोड़ी देर ज्यादा देखता है। वो सोचता है कि उसके रैम्पेट सबसे ज्यादा बेहतर निकले हुए हैं, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि जोर से कह दे। वो सब कहता है कि जैसे जैसे मर्चेंट्स और एडवेंचर्स यहाँ आएंगे वो और हाउसेस बनाएगा। पैनमेरा कहती है कि वो वैन से जेलस है क्योंकि अपना खुद का लैंड रखना उसका ड्रीम था। अगली बैटल में वो ग्लोरी कमाएगी पैसे से ज्यादा और अपना पैच मांगेगी। वो पूछती है कि रैम्पेट्स के ऊपर ये चीजें क्या है। वेन बताता है कि ये बलिस्टिया है। वेन बताता है कि उसने पहले सिंपल बलिस्टिया के बड़े वर्जन ट्राई किए। इस बार टॉप और बॉटम अलग अलग फायर कर सकते हैं और तो दो बड़े बोल्ट्स एक के बाद एक निकल सकते हैं। वेन कॉम्सन से कहता है कि एक बलिस्टिया टेस्ट फायर करे। कॉम्सन फायर करता है तो बोल्ट बहुत दूर तक जाता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। वेन मुस्कुराता है, लगता है कि वो खुश है। वो कहता है कि अच्छे बने हैं। बाकी सब शॉक में उसकी पावर देखते हैं। पैनमेरा पूछती है कि क्या उसके रैम्पेट सच में इतने पावरफुल ब्लास्टियां हैं। वह शांति से कहता है कि उसके पास 100 से ज्यादा है। पैनमेरा प्राइस पूछती है क्योंकि वो एक बाय करना चाहती है। वह क्लियर करता है कि ये सेल के लिए नहीं है। पैनमेरा को कहना पड़ता है कि वो एक के बदले फेवर देगी। वह मान जाता है। वो कहता है कि बाद में फेवर मांगेगा। फिर पूछता है कि वो उसे कैसे ले जाएगी और बोल्ट्स कैसे लोड करेगी। पैनमेरा कहती है कि ये हैवी लगता है तो वो कैरेज अरेंज करेगी। बोल्ट्स आयरन के बने हैं तो वो खुद बना लेगी। कॉम्सन बीच में आता है। वो कहता है कि कम से कम वैन को 1-2 वोल्ट्स ले लो। पेनमेरा नहीं समझती तो कॉम्सन अपने स्वॉर्ड दिखाता है। वो कहता है कि इसे देखो। पेनमेरा कहती है कि उसने ऐसे शेप की स्वॉर्ड नहीं देखी। ये आर्मर और शील्ड वाले एनिमीज पर भारी पड़ेगी। कॉम्सन पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्वॉर्ड है जो टूटने से फर्क न पड़े। पेनमेरा अपने स्वॉर्ड निकालती है। वो कहती है टूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उसकी ब्यूटी स्वॉर्ड है जो कई बैटल्स झेल चुकी है। अगर चिप भी कर दे तो इम्प्रेस हो जाएगी। कॉम्सन अपने स्वॉर्ड से वार करता है। पहले तो बस स्केच सा दिखता है, लेकिन अगले ही पल उसकी स्वॉर्ड का टॉप टूट जाता है। सिर्फ एक स्केच से वो 2 टुकड़े में बट जाती है। टिल मुस्कुराती है। वो कहती है कि बहुत ही इंप्रेसिव था और स्वॉर्ड का एज कमाल का है। कॉम्सन कहता है किसे वैन ने बनाया है। पेनमेरा पूछती है कि ये किस मटेरियल के हैं। वैन कहता है कि ऑर्डिनरी आयरन की बलेस्टिया के बोल्ट्स भी ऐसे ही बने हैं। ये 2-3 आम लिजार्ड को चीर सकते हैं। पेनमेरा शौक होती है, लेकिन खुद को संभाल कर पूछती है कि क्या कुछ वोल्ट्स भी दे सकता है। वेन खुशी से मान जाता है। वो कहता है कि उसके साथ बिजनेस करना अच्छा लगा। पेनमेरा कॉम्सन को थैंक यू बोलती है। तभी एडवेंचर फॉरेस्ट से भागते हुए आते हैं। वो विलेज की तरफ दौड़ते हुए और चिल्लाते हैं कि अपनी जान बचाओ। और तो सॉरी बोलता है कि वो उसे पीछे नहीं छोड़ सका। तभी फॉरेस्ट से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है। वो कहता है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और कहता है कि सबको विलेज ले जाओ। वन समझ जाता है कि एडवेंचर्स डेको बनने वाले हैं, लेकिन इससे औरतों का ग्रुप खतरे में पड़ेगा। यहाँ लड़ने से वेजर्स भी खतरे में होंगे। वन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। पेनमेरा उसके चेहरे पर कॉन्फ्लिक्ट देखती है। वो कहती है कि वो हेल्प करेगी क्योंकि ड्रैगन का यहाँ पहुंचना बस टाइम की बात है। वेन तुरंत ऑर्थो को बुलाता है और कहता है कि बलेस्टिया से ड्रैगन को नीचे गिरा दे। पेनमेरा सबको वार्निंग देती है कि फॉरेस्ट ड्रैगन है। ये मिडिल क्लास का डेंजरस ड्रैगन है, लेकिन इसका कोई ब्रीथ वेपन नहीं है। वो किसी आर्डी को विलेज वापस ले जाने को कहती है। बाकी सबको रैम्पेट्स पर चढ़ने का ऑर्डर देती है। हर कोई अपनी जगह पहुंच जाता है। वेन आर्डी से सॉरी बोलता है कि उसने इतना डेंजरस सीन दिखाना पड़ा। वो कहता है कि फॉरेस्ट ड्रैगन्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमीज होते हैं, लेकिन इस बात पर उनके पास पावर ऑफ बलेस्टिया है। पर मेरा भी साथ है, शायद ड्रैगन को मार ना पाए लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। आरडी मान जाती है। वन टिल से कहता है कि आरडी को सेफ ले जाए और वेज से डी और उसके मैन को बुला लाए। टिल तुरंत निकल पड़ती है। एडवेंचर्स तेज दौड़ के और नजदीक आते हैं। वो पैनिक में होते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं कि गेट्स बंद ना हो जाए। वन इंतजार करता रहता है। उसे पता है कि फ्लैंक दुश्मन बड़ी प्रॉब्लम है और अगर ड्रैगन विलेज तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और रैम्पेट्स पर खड़े सबको बलेस्टिया तैयार करने को कहता है। खास ध्यान रखने की औरतों का ग्रुप भी हिट ना हो। सब रेडी हो जाते हैं तो वैन कहता है कि पहले ड्रैगन को जमीन पे लाओ, उसके विंग्स टारगेट करो। तब एक एडवेंचर लड़खड़ा कर गिर जाता है। वो बाकियों से कहता है कि परवाह मत करो, बस भागो। और तो अपना रास्ता बदल देता है और ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। मजबूरी में जबरा अपनी स्वॉर्ड ड्रैगन पर फेंक देता है। ड्रैगन अब उनकी तरफ मुड़ जाता है। गिरा हुआ एडवेंचर बच जाता है, लेकिन अब बाकी तीनों खतरे में है और तो शांत रहता है। वो जबरा से कहता है कि रैम्पेट्स की तरफ भागो।
ड्रैगन अब मुझ पर है। जबरा घबरा जाता है लेकिन ऑर्थो कहता है कि मुझे भरोसा है तू जिंदा लौट आएगा। ऑर्थो चिल्लाता है मेरे सेक्रीफाइस को मत भूलना। ये सुनकर जबरा और तेज दौड़ता है और चिल्लाता है। रैबिट्स पर वैन सबको याद दिलाता है कि रेंज में आते ही बलिस्टिया फायर करना। जबरा ये सुनकर चिल्लाता है और जैसे ही ड्रैगन रेंज में आता है तो सब फायर करते हैं। ड्रैगन चालाकी से बोल्ट से बच जाता है और जबरा का पीछा जारी रखता है। पनेरमा कहती है कि वो इसके रास्ते रोकने के लिए परफेक्ट है। वो अपना पहला अटैक अनाउंस करती है। वेल हैरान नहीं होता, उसे पहले से ही शक था। काउंट ने कम उम्र में उसे इतना सम्मान दिया और उसके कारनामों के लिए विस्काउंटेस बनाया। साफ है कि पनीवा टॉप लेवल एलिमेंटल मेज है। रैम्पेट्स पर खड़ी वो मैजिक यूज करती है। उसके हाथ में एक विशाल फायरवॉल बनता है। वो पावरफुल फायर जेवलिन ड्रैगन पर फेंकती है। ड्रैगन गिरता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर भी कॉम्सन चेतावनी देता है ड्रैगन अभी खत्म नहीं हुआ है। वेन समझ जाता है कि आम लिजर्ड जैसा आसान नहीं है। ड्रैगन खड़ा हो जाता है और फिर से स्काई में उड़ने लगता है जैसे उसे ज्यादा डैमेज ना हुआ हो। वेन मजबूत आवाज में कहता है हर ब्लेस्ट या फायर करो। ड्रैगन ज्यादातर बोल्ट्स डोज कर लेते हैं लेकिन उसके विंग्स में कई लग जाते हैं। फॉरेस्ट ड्रैगन जमीन पर क्रैश करता है। वेन चिल्लाता है अब सारे बोल्ट्स एक साथ फायर करो। ड्रैगन दूसरी वेव पकड़ लेता है और फिर से डोज कर जाता है। इस बीच एडवेंचरस गेट तक पहुंच जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। वेन सब खुश है कि सब सेफ है। वेन चाहता था कि यही रुकना खतरा बढ़ाएगा। वो विलेज में पीछे हटना चाहता लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। पेनेरमा कहती है कि वो टाइम दिलाएगी। वो दूसरा फायर जेवलिन फेंकती है। ड्रैगन फिर बचने की कोशिश करता है लेकिन पनेरमा अटैक को रिडायरेक्ट करती है। इस बार ब्लास्ट और भी बड़ा होता है। वेन समझ जाते कि इसे फायर मैजिक का पीक है। अगर ड्रैगन ना होता तो ये पावर सब कुछ जला देती। पनेरमा रैम्पेट से नीचे उतरकर वेन से कहती है कि वो विलेज जाकर इंटरसेप्ट की तैयारी करेगी। जैसी वो जाती है वेन सबको विलेज भागने का ऑर्डर देता है। सब उसकी बात मानते हैं। पनेरमा की फायर ड्रैगन की विंग्स जला देते हैं। वेन पीछे मुड़कर देखता फॉरेस्ट ड्रैगन रैम्पेट्स पर खड़ा है और वो ड्रैगन विंग्स खोने में गुस्से से तिलमिला रहा है। इतने हैवी अटैक के बाद भी वो जिंदा है। वेन हैरान है। तभी एस्पराडा शांत कदमों से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। वेन को समझ में नहीं आता कि एस्पराडा क्या कर रहा है। वो चिल्लाता है जल्दी भागो लेकिन एस्पराडा नहीं रुकता। वेन घबरा जाता है और कहता है अगर तू नहीं भागा तो मैं नहीं जाऊंगा। तब एस्पराडा रुकता है और कहता है कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एस्पराडा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो शांत होकर एलिमेंटल मैजिक की यूज करता है। एक कर्व्ड अर्थ बॉल जमीन से उठती है और ड्रैगन को ढक लेती है। बड़े पत्थर उसके सिर पर गिरते हैं और वो मलबे के नीचे दब जाता है। एस्पराडा वेन की तरफ मुड़कर कहता है अब अच्छा टाइम मिल जाएगा। वेन हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसे आराम से मत चलो और एस्पराडा सुनता नहीं। वेन कहता है कि मेहनत करोगे तो ही मेरे फेवरेट रेड वाइन दिलाऊंगा। कैमजिन कहता है मैं एस्पराडा के साथ रहूंगा। वेन तुरंत विलेज की तरफ दौड़ता है। दूरी अभी भी ज्यादा है। औरतों का ग्रुप थक चुका है। उसे और टाइम चाहिए वरना ड्रैगन आ जाएगा। पनेरमा बताती है कि वो पोजीशन पर है। वेन पूछता है कि क्या अभी वो फीवर यूज कर सकता है। वो मान जाता है। वेन कहता है जैसे ड्रैगन रैम्पेट्स पर आए अपनी मैजिक से उसे पिन डाउन करना फिर ब्लेस्टियर से बैरेज मारेंगे। पनेरमा कहता है कि ये अच्छा प्लान है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी मैजिक सिर्फ पिन करने के लिए यूज होगी वरना सॉरी बोलता और कहता है कि ड्रैगन का मीट शेयर करूंगा और सब काफी खुश हो जाते हैं। तब ड्रैगन मलबे से बाहर निकलता है। वेन तुरंत ब्लेस्टियर टीम को रेडी रहने के लिए कहता है अच्छे से ब्लैक पुल करना और वो सोचते हैं अब थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। तभी डी अर्ब और लो आ जाते हैं। डी सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ता है। वेन पूछता है सब ठीक हो। सब ड्रैगन को रैम्पेट्स के पास खींच लाते हैं। वेन पनीरमा से कहता है अब तुम्हारी बारी। पनेरमा फ्लेयर ब्लास्ट मारती है। ड्रैगन आग में गिर जाता है और उसी टाइम वेन भी सभी से कहता है कि ब्लेस्टियर एक साथ फायर करो और ड्रैगन कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसी दिन वेन विलेजर्स से कहता है हमने फॉरेस्ट का लॉर्ड हरा दिया और उन्हीं हमलों के बीच ड्रैगन पूरी तरह से मारा जाता है। और उसी दिन वैन विलेजर से कहता है हमने फॉरेस्ट का लॉर्ड हरा दिया बिना एक कैजुअलिटी की जीत मिले। डैमेज सिर्फ रैम्पेट्स का छोटा हिस्सा और 2 ब्लास्टे हुए हैं। वो कहता है अब सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के नाम लिए जाएंगे। सबसे पहले डी हॉर्सफ्रीडो और डिप्टी कमांडर। तभी पनीरमा पहली बार आटे से मिला। वैन से मिलने के बाद आटे भी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और चीजें अलग बढ़ने लगी। इसलिए पनेरमा अनाउंस करती है कि वो वेन से फ्रीडो के साथ इक्वल अलायंस बनाने की कसम खाती है। तभी तक मार्क्यूस का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। अगर वो उसके साथ अलायंस करती तो सपोर्ट की गारंटी होगी और काउंट के नाइट्स का इन्वेशन खत्म होगा। वेन चौंक जाता है लेकिन जानता है कि यही सच है। इस अलायंस से दुश्मन दोस्त बन सकते हैं और फाइनेंशियली भी हेल्प मिलेगी। पनेरमा कहती है कि वेन ने इतने कम समय में विलेज डेवलप किया है, अब और ऊंचा सोचो। अगर वो उसके साथ इक्वल अलायंस करता है तो किंगडम के नोबल्स ही जानेंगे कि वेन ने फेडियो और उसका स्वॉन फ्रेंड है। वेन सोचता है कि उसके पिता ने कनेक्शन तोड़ दिए थे और नोबेल्टी में उसके कम रिश्ते हैं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए वो पनेरमा का ऑफर एक्सेप्ट करता और कहता है कि उम्मीद है कि उनकी फ्रेंडशिप हमेशा मजबूत रहेगी।